प्रोबेबिलिटी आपके हिसाब से एज पर करंट वेव ये थोड़ा नीचे जा सकता है, वेव बी में आ गया ऑलरेडी, वो सी जा सकता है, एंड देन उसके बाद वापस 1 2 3 4 5 करेगा। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कितने महीने तक ऐसे होगा? अगले 2 साल। रोहित श्रीवास्तव, फाउंडर इंडिया चार्ट्स एंड स्ट्राइक मनी। आज के हमारे गेस्ट है रोहित श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ इंडिया चार्ट्स, और उनका 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है एलियट वेव एनालिसिस में। उनसे आज हम सीखेंगे कि कैसे आप एलियट वेव अप्लाई करके निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक्स के टारगेट्स निकाल सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में मतलब क्या वेरिएशंस चल रहे हैं? Now we have started a new bull market in gold and we are only in the third wave of this bull market. So the first wave was till 2011. This was the second wave and the third is going on. So gold and silver एक साल के लिए consolidation phase में रहेगा। फेल एग्जांपल, तो ये 1 2 3 4 पे चल रहा है क्या ये फिर अभी? करेक्ट। इसके हिसाब से ये स्टॉक बुलिश, मतलब ये आगे जा सकता है। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन बेसिस एलियट वेव एनालिसिस ऑन दीज एसेट क्लासेस? सो वन इज गोल्ड बाय 2026 3600 and 4400 only. सिल्वर 60 and $80. एंड रूपी डॉलर 97 98 जाके मुझे लग रहा है वापस 80 के आसपास आके सेटल होना चाहिए। क्रूड ऑयल India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. जिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता है, आप उनको आपके बारे में क्या बताना चाहोगे? नहीं, मुझे बहुत खुशी है लोगों के साथ शेयर करना जो चीज़ें हैं पर्टिकुलरली मार्केट एनालिसिस में, क्योंकि मेरा जो मन है पूरी तरह गया है इस फील्ड को जोड़ने में। क्योंकि जब हम लोग बाज़ार के एनालिसिस की बात करते हैं, लोग अलग-अलग रास्ते चुन लेते हैं। कोई टेक्निकल एनालिस्ट बन जाता है, कोई फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाता है, कोई इकोनॉमिस्ट बन जाता है। बट हम अगर बाज़ार में पैसा कमाने आ रहे हैं, तो मुझे इन सब चीज़ों को जोड़ के एक साथ साइंटिफिकली अप्रोच करना है। तो एज़ एन इन्वेस्टर मैंने जब बाज़ार को अप्रोच किया तो मेरा मन चाह कर मैं सब कुछ सीखूँ। सो दैट इज़ बीन माय अप्रोच। और इसी तरीके से मेरा जो पूरा प्रोसेस है बाज़ार का इन्वेस्ट करने का, एनालिसिस करने का, वो इन सब चीज़ों को जोड़ के और कंबाइन करके करने वाला है, जो आई थिंक बहुत ही कम लोग इसको इस तरह से अप्रोच करते हैं। उसको पूरे साइंस को उन्होंने बास्केट्स में डाल दिया। बट आई थिंक एक कनेक्टिंग फैक्टर था जिसके लिए लोग शायद ज़्यादा जानते हैं मेरे बारे में, दैट इज़ एलियट वेव एनालिसिस। ये सिंगल टूल है जो इन सब अलग-अलग पार्ट्स ऑफ मार्केट साइंस को जोड़ने का काम करता है, एक बार आप उसको अगर समझ लो। सो दैट इज़ आई थिंक इन समरी जो मैं करता हूँ। तो आप कितने साल से एलियट वेव एनालिसिस कर रहे हो? तो मैंने एलियट वेव एनालिसिस 1999 में सीखना शुरू किया, जबकि टेक्निकल एनालिसिस से मेरा इंट्रोडक्शन 1992 में हो गया था एज अ कॉलेज स्टूडेंट। और मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके चार्ट्स बनाने शुरू किए, बैलेंस शीट्स भी पढ़नी शुरू की। तो हर तरीके से इन्वेस्टमेंट करके पैसे कैसे कमाने, ये एक मन में चाहत थी। और उस चाहत में ये इस पूरे साइंस को मैंने स्टडी करना सीखना शुरू किया। जो भी मैगजीन्स थे, बुक्स थे जो मेरे हाथ में उस समय पे आए। बट व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए 97 टू 99 मैंने फुल टाइम एमबीए किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद जब मैं काम ढूंढ रहा था, मुझे लगा मुझे तो काफ़ी नॉलेज है चार्ट्स की और कहीं पे भी काम मिल जाएगा। एंड माय इंस्टीट्यूट सेंट मी टू दारा शाह एंड कंपनी। वहाँ पे जो एनालिस्ट था जो हायर कर रहा था, ही वाज एन एलियट वेव एनालिस्ट। तो उनका रिक्वायरमेंट था कि आपको एलियट वेव थ्योरी पहले से आनी चाहिए। मैंने बोला ये तो सीख लेंगे, बाकी तो सब आता ही है। बोला नहीं। तो मेरे लिए थोड़ा-सा झटका था। बोला ये क्या है? मतलब एंड एज़ टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग क्या शुरू में बिलीव करते हैं, और बहुत सारे जो आप मिलोगे बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग ही सब कुछ होता है। ओके, ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब अगर बाज़ार ऊपर जा रहा है तो तेज़ी करो, अगर बाज़ार नीचे जा रहा है तो मंदी करो। फ़ोरकास्ट नहीं कर सकते। घूम जाएगा तो बिलीव कर लेंगे कि घूम गया।
तो फिर घूमने के तरीके निकालने पड़ते हैं। अब मेरा भी कुछ ऐसे ही कुछ अप्रोच था अर्ली स्टेजेस में, और मैंने जब एलियट वेव एनालिसिस के बारे में सुना भी था, मुझे लगा ये फोरकास्टिंग वर्क ये नहीं होता है ये नहीं हो सकता। सो मुझे लगा ये गलत है, बट कुछ आइडिया था कि ऐसी कुछ चीज़ है। बिकॉज़ 94-95 व्हेन आई वाज़ वर्किंग एट दलाल स्ट्रीट जर्नल, वो मेरा फर्स्ट जॉब था आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। और उसमें जो वहाँ पे एनालिस्ट थे, उन्होंने उसकी कुछ किताबें पढ़ना शुरू करी थी, तो मुझे एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था कि ये कुछ चीज़ है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले लोग स्टडी कर रहे हैं। बट मैंने छोड़ दिया, ये नहीं होगा करके इसको, अभी और क्या इसमें समझना है, सर आप सिर्फ पैटर्न से मार्केट थोड़ी देख सकते हो। बट ये 97-98 में जो झटका लगा, मुझे उससे लगा कि नहीं, अगर मैं प्रोफेशनल एज़ अ टेक्नीशियन अपने आप को मानता हूँ, तो नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। So moment I found myself a job immediately, क्योंकि आई थिंक द टेक बबल हैड जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग, तो जॉब ओपनिंग्स तो बहुत आ रहे थे। तो मैंने ढूँढ लिया, मैंने जॉइन कर लिया, एक प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट डेस्क था, उसके यहाँ जॉइन कर लिया, और काफ़ी समय मिल रहा था मुझे डे टू डे एनालिसिस करने के लिए। तो आई कॉल्ड माय ब्रदर इन द यूएस, आई सेड एलियट वेव थ्योरी की किताब चाहिए। और उन्होंने कई किताबों में देखा कि एक ही किताब पे रेफरेंस आ रहा है, एंड दैट इज़ एलियट वेव प्रिंसिपल बाय फ्रॉस्ट एंड प्रेक्टर, and he sent me that book. So moment I got the book, I could have taken the approach कि मैं इसको पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि सही है कि गलत। और मैंने सोचा ये अगर मैं अप्रोच लूँगा तो शायद कुछ सीख ना पाऊँ, क्योंकि देन इट वुड बी अ नेगेटिव अप्रोच। मैंने ये सोचा कि मैं जैसे-जैसे उसको पढ़ता जाता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो मैंने उसके ट्रेंड और ट्रेंड चैनल्स की जो बेसिक थियरी है कि वेव्स जो हैं चैनल्स में हैं, तो चैनल्स मैंने बनाना शुरू कर दी। चैनल्स के बेसिस पे टारगेट्स देना शुरू किया, और फिर मार्किंग्स करना शुरू किया जिस तरह वो बता रहा था, चैप्टर 1, चैप्टर 2। सो लर्न चैप्टर 2, अप्लाई चैप्टर 2, लर्न चैप्टर 3, अप्लाई चैप्टर 3। इससे जो फ़र्क पड़ा इज़ दैट आई वाज़ राइटिंग अ नोट टू माय डायरेक्टर्स एंड द सीईओ एवरी वीक ऑन द मार्केट। ये नोट में छोटे-मोटे पॉइंट्स रहते थे, हाँ, रिलायंस ये लेवल है, ये ऐसा है करके एक लाइन में लिख देता था। अब मैं 3-3 सेंटेंस, 1 पैराग्राफ लिखने लगा कि ये ऐसा होगा, या फिर इस तरह इस लेवल से इस तरह घूम के ऐसा होगा। They started to love it. They started to come back and say कि what you're writing is actually happening. And that is the best fruit to tell you कि you're on the right path. So that is where I think my mastery with Elliott Wave started. And then I was I think 2001 तक मैंने फिर सोचा कि मैं कहीं और काम करता हूँ, and I found a job at Sher Khan. So which is a different story, not to get into how I just bumped across it. And I got to then apply everything that I had learned over the last 8 to 10 years, 92 से जो भी मैं कोशिश कर रहा था सीखने की, एंड देन एलियट वेव थ्योरी भी उसको उसमें मैंने जोड़ लिया पूरे मोमेंटम और चार्ट एनालिसिस में। वो पूरे चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से शेर खान में अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, और उसकी वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज भी हुआ। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन अप्लाइंग इट। So just in simple terms, can you explain us what exactly is Elliott wave? You explain कि okay उसका formation कैसे हुआ था, but if you have a diagram कि आप दिखा सकते हो कि कैसे इसको study करते हैं, how to form this wave and how to interpret that. बिल्कुल। तो मैं आपको लाता हूँ इस सिंपल डायग्राम पे। ये डायग्राम दिखा रहा है कि ट्रेंड क्या होता है, ओके? एक अप ट्रेंड भी होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। हम लोग पहले अप ट्रेंड से शुरू करते हैं। बेसिक थीसिस ये है कि ट्रेंड जिस भी डायरेक्शन में है, जो मेजर ट्रेंड है, उस डायरेक्शन में बाज़ार जो है 5 वेज़ में ऊपर जाएगा, जिस तरह मैंने मार्क किया है। हायर हाइज़ और हायर लोज़ बनाते हुए 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है? तो जैसे-जैसे ये ऊपर जाता है, VC1, VC2, VC3, VC4 एंड 5, ये ट्रेंड जब खत्म होता है, तो काउंटर ट्रेंड जो मूव आता है, वो 3 वेव्स में आता है। ए, बी एंड सी हमने ऐसे जनरली मार्क किया है। तो 5 वेव्स एंड 3 वेव्स जो है बेसिक एक कॉन्टेक्स्ट है, जो हमें ट्रेंड के बारे में बता रहा है। अब हम बोलेंगे कि अगर बाज़ार का ट्रेंड डाउन है तो क्या होगा? तो सेम चीज़ अपसाइड डाउन होगी। डाउनवर्ड ट्रेंड 5 वेव्स में होगा, और अपवर्ड ट्रेंड जो है वो 3 वेव्स में होगा। तो इस जानकारी से हम लोग क्या पता लगा पाते हैं कि अगर सोचिए कि बाजार बहुत दिनों से ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, हम लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट बेयर मार्केट कब आएगा। ये नेक्स्ट बेयर मार्केट ट्रेंड हम लोग इस तरह पकड़ते हैं कि जब हमें 5 वेव डिक्लाइन दिखने लगता है बाजार में, तो हम लोग कह सकते हैं कि लार्जर ट्रेंड जो पहले ऊपर था, वो नीचे की तरफ अब चेंज हो चुका है।
अच्छा, ये तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब फोरकास्ट कहाँ पे है? फोरकास्ट ये है कि अगर ये 5 वेव्स में गिरा है और ये जब बाउंस करके ऊपर ए, बी, सी करता है, तो यहाँ पे हम लोग गारंटी देते हैं कि यहाँ से फिर से 5 वेव्स में गिरेगा, क्योंकि ट्रेंड बदल चुका है और ट्रेंड कभी भी एक लेग में खत्म नहीं होता है। अब देखिए, जब ट्रेंड ऊपर भी है तो एबीसी देयर आर 3 वेव्स, और ट्रेंड नीचे भी है तो 1 2 3 देयर आर 3 वेव्स। तो 3 वेव्स किसी भी डायरेक्शन में बनते ही बनते हैं। तो अगर ट्रेंड डाउन हो गया है, ये 5 वेव फॉल विल ओनली बी वन लेग ऑफ द फॉल, जो कि लार्जर डिग्री पे ए हो सकता है, और फिर ये बाउंस हुआ वो बी हो सकता है। तो व्हेन वी कंपेयर दिस, यहाँ पे ये जो फॉल ए में है, ये जो है, ये एक्चुअली इस तरह दिखेगा हम लोग अगर ज़ूम इन करेंगे, और इसके बाद एक और नीचे फॉल आएगा 5 वेव्स में, ओके। अगर अप ट्रेंड है तो भी सेम चीज़ होगी। अगर मैं बोलूँगा कि ये स्टॉक अभी 1 डेढ़ साल से बाज़ार डाउन था, मैं बोलूँगा कि अब बाज़ार का ट्रेंड अप है। तो मैं इस चीज़ को कन्फर्म करूँगा इस बात से कि बाज़ार 5 वेव्स में ऊपर चलने लगा है, और जब 5 वेव्स में ऊपर चलेगा, उसका करेक्शन जैसे 3 वेव्स में नीचे आएगा, वहाँ से मैं एंटिसिपेट करूँगा कि फिर से 5 वेव्स में ऊपर जाने वाला है। सो दिस एंटिसिपेशन इज़ वेयर द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैपन। बट फिर वो कितने टाइम, मतलब अभी जैसे 1 2 3 4 5 एक हो गया, यस। आप बोल रहे हो अभी एबीसी नीचे जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, ये 1 2 3 4 5 जी। वापस नीचे जाएगा, यस। फिर ऊपर जाएगा। हाँ। तो फिर ये कितने टाइम, मतलब कितने नंबर तक ही जाएगा, वो कैसे पता चलेगा मुझे? हाँ। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज़ अ फ्रैक्टल। फ्रैक्टल्स में क्या होता है कि एक ही पैटर्न जो है बार-बार रिपीट होता है, छोटे डिग्री पे भी और हायर डिग्री पे भी। और फ्रैक्टल से हम लोग कितनी बड़ी-बड़ी ड्राइंग्स लोग बनाते हैं फ्रैक्टल मैथ से। अब इसी चीज़ को हम लोग सोचें, अगर ये फ्रैक्टल है तो ये कैसा दिखेगा? आई मूव वन स्टेप फॉरवर्ड, हुँ। ओके। तो अगर लार्जर ट्रेंड बाज़ार का तेज है, तो ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा। फिर हम बोलेंगे ये कब तक ऐसा होता रहेगा? एट अ लार्जर डिग्री ये तब तक होगा जब तक हम लोग 5 वेव्स पूरी कंप्लीट नहीं करते हैं। तो अच्छा। ईच लेग इज़ एट अ हायर डिग्री आल्सो 5। जो चीज़ छोटे डिग्री में, जहाँ 1 पे भी 1 2 3 4 5 है, वो 1 2 3 4 5 एक बड़े डिग्री का 1 है, फिर एक 2 है, फिर एक 3 है, एक 4 और 5। हाँ, ये जब ओके। बड़ा 5 खत्म होगा तो एक बड़े डिग्री का एबीसी आएगा, हुँ। और फिर यही 5 एक और हायर डिग्री पे 1 है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं डेली लेवल पे स्टडी कर रहा हूँ, ये वो चीज़ वीकली, फिर मंथली, फिर क्वार्टरली, तो इस तरह से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स भी बन जाते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स भी उसके अंदर बनते रहते हैं। तो इट इज़ अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम लोग को हर टाइम फ्रेम पे देख के ये पता लगाना पड़ता है कि हाँ, जो 6 साल 7 साल का ट्रेंड है उसके अंदर हम लोग किधर हैं। 6 साल का एक 5 वेव मूव होगा, हुँ। उसके अंदर हम लोग शायद फर्स्ट फेज में हो, और फर्स्ट फेज के भी फर्स्ट लेग में हो। इस तरह की बातें हम लोग फिर करते हैं, और देन वी आर एबल टू एंटिसिपेट कि पूरी तरह कैसे अनफोल्ड होगा। तो ये केस में अभी जैसे 1 2 3 4 5 जो बड़ा वाला ये है, लाइक लार्जर 5 जो हो गए, तो अभी इसके बाद आप बोल रहे हो कि ये नीचे जाएगा। यस, और वो भी 3 वेव्स में, अच्छा, वो भी 3 वेव्स में, एंड देन वापस ऊपर जाएगा फिर वो? और वापस उसके बाद ऊपर जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली ये जो शॉर्टर वेव्स है, यस, वो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज़ शॉर्टर वेव्स, द बिल्कुल, लॉन्गर वेव्स व्हिच आर बिल्कुल। देयर। ओके। सो इसको अब हम लोग विजुअली देखते हैं। अगर नीचे आता है तो इट हुँ। आल्सो फॉल्स इन 5 वेव्स, जो हम लोग बोलते हैं ए है। उसके बाद इट बाउंसेस इन 3 वेव्स। अब फॉल 5 वेव इसलिए क्योंकि लार्जर ट्रेंड अप से डाउन हो गया। सो एंड देन इट अगेन फॉल्स इन 5 वेव्स। So it completes a larger ABC, which is also 5 down, 3 up and 5 down. ओके। और फिर ये पूरा पैटर्न फिर से रिपीट होगा। ये हमेशा मतलब ऐसा ही पैटर्न होता है क्या सब केसेस में? हर चीज़ में जहाँ पे पार्टिसिपेशन काफ़ी है। रिटेल इन्वेस्टर्स का रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन, तो चाहे वो स्टॉक हो, इट डज़न्ट मीन कि बहुत ही इलिक्विड हो, बट फेयरली लिक्विड अगर हो जाता हुँ। है, जहाँ पे लोग बाइंग सेलिंग हर दिन कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हुँ। और बेस्ट होता है इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में आप हाईएस्ट लेवल का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। बिकॉज़ यू हैव द लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनीज़, जिसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी हाईएस्ट हैं और ट्रेडिंग भी हाईएस्ट है। तो दैट कैप्चर्स द साइकोलॉजी ऑफ द मासेस इन द बेस्ट। और बट ये लॉजिक इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी अप्लाई हो जाती है, कमोडिटीज़ पे अप्लाई हो जाती है, करेंसीज़ पे अप्लाई हो जाती है। एवरी एसेट क्लास वी आर एबल टू यूज़ इट। बॉन्ड मार्केट पे भी अप्लाई हो जाती है। तो हर एसेट क्लास को हम लोग फिर स्टडी करते हैं, और फिर नेक्स्ट लेवल होता है कि हम लोग इन एसेट क्लासेस के रिलेशनशिप्स को स्टडी करें। तो दैट इज़ ऑफ कोर्स अनदर स्टेज। बट बेसिक स्टेज है कि हम लोग ईच एसेट क्लास का स्टेज कहाँ पे है इस चीज़ में,
वो प्रेडिक्ट कर पाए। सो कैन यू गिव एन एग्जांपल कि आपने ये कैसे एनालाइज़ किया था कि ओके कौन-सा पर्टिकुलर इवेंट है जो आपने सोचा था कि अभी इसके बाद मार्केट क्रैश आ सकता है एंड देन इट आल्सो हैपेंड बेसिस द इलियट वेव एंड वन एग्जांपल ऑफ एन इवेंट कि जो इलियट वेव ने बोला था कि ये होगा बट देन वो हुआ नहीं? तो लेट अस टेक द मोस्ट रीसेंट एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट। हुँ, ये जो हमने जनवरी में बाजार को गिरते हुए देखा, ओके, इट एक्चुअली फेल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इट फेल इन दिस फर्स्ट वेव। बाय द टाइम वी हैड द बजट वी वर एट 5। ओके, सो वी हैड एक्चुअली डन, अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलूं, हुँ, तो वी वर एक्चुअली डूइंग 1 2 3 4 एंड 5। मे बी आई कैन शो इट। अब ये निफ्टी का चार्ट है एंड दिस इज द टॉप दैट हैपेंड ऑन 2nd ऑफ जनवरी। यहाँ से हम लोग जब इसको स्टडी करते हैं, इट हैज फॉलन इन वन वेव, इट हैज बाउंस्ड हुँ, ओवर 2, इट हैज डन 3, इट हैज डन 4 एंड इट हैज डन 5। तो इसके बाद हम लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि जहाँ पे भी ये बाउंस होगा, व्हिच इज दिस बिग मूव हैपेंड, और ये मूव इनफैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द ट्रेड डील, जो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हो गया। बट इसके कुछ रूल्स हैं व्हिच वी कैन आल्सो कम टू। इसका एक रूल है कि अगर ये 5 वेव फॉल है तो ये हाई जो है वो सरपास नहीं होना चाहिए। इफ दैट इज सरपास्ड, देन दिस होल 5 गेट्स रॉन्ग, कि ये गलत था, ये 5 मार्किंग ही मैंने गलत किया है। अब अच्छा, डिस्पाइट द ओके। ट्रेड डील, वी डिड हुँ, नॉट क्रॉस दिस हाई बाय इवन 1 पॉइंट। 1 पॉइंट से भी, 0.01 से भी वायोलेट हो जाता है। तो देन व्हाट डू वी एंटिसिपेट? वी एंटिसिपेट दैट फ्रॉम दैट टॉप द मार्केट विल अगेन फॉल इन 5 वेव्स, एंड दैट इज वेयर वी मेक अ प्रोजेक्शन कि यहाँ से फिर ये गिरावट आएगी, ये लो भी टूटेगा एंड इट विल बी इन 5। देन वी हैव सर्टेन प्रोजेक्शंस यूजिंग फिबोनाची रेशियोज कि कितना गिर सकता है। इट कैन हैव 1 और 2 टारगेट्स यू कैन हैव इन माइंड कि कितना गिर सकता है। So this is sort of how we anticipated it, you know. And at that time, I came up with the wild target. See, wild target is these people think कि target जो आप देते हो वो आना ही है, ऐसा नहीं है। जनवरी में मैंने बोला 19,000। अब 19,000 बोलने का ये मतलब था कि काफ़ी ज़्यादा फॉल हो सकता है, मेंटली प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए हमारी। और कहीं न कहीं यहाँ पे हम लोग आए ऑलमोस्ट ओनली टिल 22,000। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन वी आर एबल टू डिटरमाइन कि ये जो 5 वेव फॉल है, वो कहीं न कहीं कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, एंड वी आर एबल टू कॉल अ ट्रेंड रिवर्सल। सो देन इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी अचीव ऑल द लेवल्स, बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि ये जो फॉल है, इसके अंदर भी मुझे कहीं न कहीं 5 सॉरी, कहीं न कहीं 5 वेव पैटर्न जो है, वो दिखेगा, और उस चीज़ पे मैं फिर काम कर पाऊँगा। तो यहाँ पे कहाँ पे 5 वेव पैटर्न है नेक्स्ट टाइम? ये फेब के बाद में आपको कहाँ पे दिख रहा है? सो एक्चुअली इट इज़ अ डिटेल्ड, जिस तरह यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है ना, हुँ, इसके अंदर काफ़ी सब डिविजन्स हैं, मुझे उसमें काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा समझाने के लिए। हुँ, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज़ व्हेन वी आर एक्चुअली लुकिंग एट अ 5, समटाइम्स ऑल द इंटरनल्स शो अप। इंटरनल्स का मतलब है कि इसके जो इंटरनल 1 के भी 1 2 3 4 5 है जो हमने देखे, वो भी इसके अंदर हमें दिख रहे हैं। So actually, a 5 wave structure can end up looking like 9 waves or 13 waves in the totality. तो उस चीज़ को हम लोग काउंट करते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस मे लुक अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स टू पीपल विदाउट माय टीचिंग देम कि उसको किस तरह आपको काउंट करना है। तो कैसे काउंट स्ट्रेंथ, कैसे करना है इसको? वो सिखाओगे? यस, तो आई विल गेट इनटू द रूल्स हुँ, ऑफ डूइंग दिस। ओके। तो इसको, इसके जो बेसिक रूल्स हैं, दे आर वेरी मच लाइक डाउ थ्योरी। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, इट्स वेरी मच लाइक डाउ थ्योरी, एंड the first rule is that if you are going, like in this case it is a downtrend, so if the trend is down, then you must make a lower high, right? So if I actually look at this top, यहाँ से जब गिरता है, the first rule is that you must, that the first wave should not be surpassed. Okay, मतलब इसका जो हाई है, ये सरपास नहीं होना चाहिए कब तक सरपास नहीं होना चाहिए? कभी भी। ओके। मतलब एटलीस्ट टिल द 5 वेव डाउन इज कंप्लीट। हुँ, ओके, तो हम लोग कहते हैं कि वेव 2, अगर ये मेरा वेव 1 है, ओके, एंड दिस इज माय सेकंड वेव, then wave 2 cannot surpass the starting point of wave 1. हुँ, Okay, and if I say that this is wave 3, then wave 3 के बाद जो बाउंस आता है 4 में,
Okay. The second rule is that 4 cannot go into the price territory of 1. Oh, okay. So ये अगर यहाँ से बाउंस कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जाना है इसको, ये जो बॉटम बनाएगा, समझ इसके गया। ऊपर नहीं जाना है। और इसका थर्ड रूल है कि ये जो थर्ड वेव मैंने यहाँ मार्क किया है, इट कैनॉट बी द शॉर्टेस्ट अच्छा। and shortest between 1, 3 and 5. So if I actually mark this as 5 over here, तो 1, 3 and 5 तीनों के हम लोग लेंथ निकालते हैं और वो भी हम लोग परसेंटेज बेसिस पे करते हैं. वी डोंट टेक पॉइंट टर्म्स, वी टेक परसेंटेज बेसिस. और परसेंटेज बेसिस पे थर्ड वेव जो है वो सबसे छोटा नहीं हो सकता. These are the 3 and only 3 rules of Elliott wave analysis. बाकी सब गाइडलाइंस हैं. गाइडलाइंस मतलब 80% ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट इज ट्रू. बट ये रूल्स है. रूल्स में ये है कि रूल वायलेट नहीं हो सकता. अगर रूल वायलेट होता है तो आपका काउंट वो है वो वहाँ पे गलत हो जाता है. एंड देन वी हैव टू थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेट वे टू काउंट इट, अ डिफरेंट वे टू काउंट इट. ओके, तो देन इट बिकम्स अ लिटिल मोर एडवांस एज वी गो कि ओके डिफरेंट वे कैसे काउंट करेंगे, तो थोड़ा एडवांस हो जाता है. तो लेट्स नॉट कंफ्यूज पीपल मोर देन दिस. बट दिस इज द बेसिक आउटलाइन कि 5 वेव्स वी हैव टू काउंट ऑन दीज 3 रूल्स. तो सेकेंड वेव फॉलोज द सेम डाउ थियरी कि यू कैन नॉट, सो इवन इफ इट वाज एन अपवर्ड ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड ऊपर का होता तो हम लोग कहते कि अगर ये ऊपर जा रहा है भाव तो नीचे आएगा, बट ये प्रीवियस लो के नीचे नहीं जाएगा. सो दैट इज वेव 2 कैन नॉट गो बिलो द लो ऑफ वेव 1. फिर यहाँ से जब थर्ड वेव शुरू होगा और फोर्थ वेव का करेक्शन आएगा तो फोर्थ वेव जो है इसके नीचे नहीं जाएगा. ओके, तो देयर शुड बी नो ओवरलैप बिटवीन 4 and 1. एंड देन आफ्टर 5 वेव्स फॉर्म, द थर्ड शुड नॉट बी द शॉर्टेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. अगर ये सब चीजें फॉलो हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये जो लार्जर अप मूव आया ये है वेव हायर डिग्री पे, ये वेव 1 है. ठीक है, तो एंड दैट इज हाउ देन वी कंक्लूड दैट. गॉट इट. तो इसमें अभी एट प्रेजेंट ये अपने निफ्टी का चार्ट खोला है, राइट? यस. तो लेट्स डू अ क्विक लाइव एनालिसिस ऑफ निफ्टी एज पर द करंट सिचुएशन. यस. तो अभी कौन सा वेव बन रहा है और आपको क्या लगता है निफ्टी कौन? So when we are trying to mark the 5-wave structure, okay, ये बॉटम से हम लोग सोच रहे हैं ये रैली आई, ये ऊपर में प्राइसेस आए, मैं इसको मार्क करता हूँ 1 and 2. यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आया, आफ्टर दैट अगेन इट वेंट अप एंड फेल. अच्छा, ये मैं इसको मानता हूँ कि ये 3 है. उसके बाद फिर से थोड़ा सा गिरता है, इसको मैं मार्क करता हूँ एज 4. और इसके बाद फाइनल जो अप मूव आया इसको हम लोग मार्क करते हैं 5. अब इसमें आप कुछ पेक्यूलियर चीजें देखेंगे. आप ये देखेंगे कि 3 जो है वो 1 से छोटा हो गया. ओके, अगर 3 1 से छोटा होता है, आई स्टिल हैव टू फॉलो द रूल कि द थर्ड कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट. मतलब फिफ्थ जो है वो थर्ड से भी छोटा हो गया है. तो इन दैट सेंस द फिफ्थ इज स्टिल नॉट द शॉर्टेस्ट. द हाई मेड बाय 1, यहाँ पे जो हाई बना, एंड द हाई मेड बाय लो मेड बाय 4 ओवर हियर, ये दोनों ओवरलैप नहीं है. दोनों लेवल्स जो हैं बिल्कुल ही अलग हैं. इसका हाई है 24,074 और इसका जो लो है यहाँ पे दैट इज 24,096. Okay, so there's a difference of around 20 points, by around 22 points. Yeah. So therefore they have not overlapped, and therefore 1 and 4 are not touching each other. ठीक है. And the third is not shortest, 4 has not gone below 1, and 2 is at a higher level than the bottom over here. All 3 rules are met. So we consider this as a 5 wave. Okay. इसका मतलब है कि नंबर 1 ट्रेंड अपवर्ड्स मेरे हिसाब से कंफर्म्ड है. नंबर 2, जब भी ये गिरेगा, अच्छा जो कि गिर रहा है या थोड़ा सा गिरा है, अब हम अगले हफ्ते देखेंगे कि और गिरेगा कि नहीं, वी डोंट नो. मे बी वी आर इन वेव बी राइट नाउ. ओके, एट द मोस्ट वी मे गेट अ सी डाउन. यहां से फिर से 1 2 3 4 5 करके ऊपर जाने वाला है. अब मुझे सिर्फ पकड़ना है कि लूं कहां पे, क्या यहाँ पे बाय करूं कि यहां तक वेट करके यहाँ पे बाय करूं. नाउ दैट इज माई जॉब. Okay. Okay, I know that a wave 2 decline can come and I have to buy that wave 2 decline. Now, how to find that bottom of wave 2 becomes the next job. तो आप बोल रहे हो कि अभी निफ्टी आपके हिसाब से एज पर करंट वेव ये थोड़ा नीचे जा सकता है, वेव बी में आ गया ऑलरेडी, वो Yes. सी जा सकता है, एंड देन उसके बाद वापस 1 2 3 4 5 करेगा, बिल्कुल. वापस ए बी सी कर सकता है, एंड फिर वापस 1 2 3 4 5 करेगा. Yes. गॉट इट. तो वो बेसिकली आपके हिसाब से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा निफ्टी. Yes. और ये अभी कितने टाइम तक आप बता सकते हो, लाइक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कितने महीने तक ऐसे होगा, वो कैसे तो आप decide सोचिए करोगे? कि ये चीज मैंने करंट राइज और फॉल को
स्टडी करके बताया। हम्म, अगर मुझे अगले 2 साल का ट्रेंड बताना है, हम्म, तो व्हाट विल आई डू? आई विल हैव टू गो टू अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट एंड अ बिगर चार्ट, जहाँ पे मैं ज़्यादा डेटा देख सकता हूँ, जैसे कि ये। हम्म, अब इसके मैं माइक्रो में जाऊँगा तो मुझे माइक्रो काउंट्स बताने पड़ेंगे, बट मैं ब्रॉड काउंट्स बता देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या सोच रहे हैं। One of the possibilities is that this top that we made in 2021 is wave 1. यहाँ से ये पूरा साइडवेज जो था ये वेव 2 है। ओके, यहाँ से फिर से ये ऊपर आया, ये yeah. 3 है। द 3 इज अ लिटिल मोर क्लियर आई थिंक टू एवरीबॉडी की 5 जैसा दिख रहा है। ओके, एंड वी आर इन पॉसिबली 4। देयर इज तो अनदर वे टू सॉरी लुक सॉरी, एट इट। वन डाउट, अभी हाँ, 4 आपने इधर क्यों लिया और उधर क्यों नहीं लिया बीच में वाले में? हाँ, इस ये अच्छा सवाल है हाँ, कि व्हाई हैवंट आई टेकन या, दिस 4 ओवर हियर एंड व्हाई डू आई टेक इट ओवर हियर? करेक्ट, Okay, so in wave analysis, there is a requirement that if I take it over here, तो it should go up in 5 waves. हाँ, ये जो rise है, अगर आप देख रहे हो इसको, it's actually gone up in 3 only. 1, 2, and 3. Right? हम्म, So when it goes up in 3, okay, then it doesn't become 5. So it cannot be the start of another move upwards. तो मतलब वो larger uptrend शुरू हुआ ही नहीं. And so I am forced to shift this from here to here. ओके, एंड दैट इज समहाउ हाउ वी इवन टेक अ व्यू। हम लोग ऑफ कोर्स डेली चार्ट में यहाँ पे ही एंटिसिपेट कर लिया कि ये गिर जाएगा, बट अगर मैं वीकली चार्ट तक वेट करता तो आई वुड हैव टू वेट फॉर दिस लो टू ब्रेक। ये जो लो था 24337, इसके टूटते ही ये जो राइज है ये किसी भी तरीके से 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता। मोमेंट टू ब्रेक द प्रीवियस लो, विच इज ऑल्सो डाउ थियरी कि हमने प्रीवियस लो तोड़ दिया तो ट्रेंड रिवर्स हो गया। ओके, सो मोमेंट दैट रिवर्सल हैपेंस देन वी हैव टू शिफ्ट दिस अहेड। हम्म, और फिर वहाँ पे हम लोग एंटिसिपेट करते हैं कि क्या ये लार्जर कुछ ए बी सी बड़ा वाला है इंस्टेड ऑफ जस्ट अ स्मॉल करेक्शन। बट अभी ये जैसे आपने 4 इधर लगा दिया, ठीक है, हाँ, अभी वापस सपोज 3 वेव्स ही आए, तो ये तो 4 को और आगे करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो 4 नहीं रहेगा हाँ, फिर। वो 5 तो शुरू ही नहीं हुआ। तो देन हाउ हाउ कैन यू प्रेडिक्ट देन? सो ये प्रिडिक्शन इसमें क्या है कि 4 के बाद 5 तो बनना ही है। हाँ, एंड दूसरा प्रिडिक्शन है शॉर्टर टर्म में जो हमने डेली चार्ट पे देखा हम्म, कि आज के तारीख में यहाँ से ऊपर तो जाना है। हम्म, ऊपर 3 वेव्स में जाके अगर नीचे आएगा तो देन वी विल से कि इट इज अ इनकम्प्लीट ट्रेंड। तो वहां तक तो ऊपर जाना ही है। सो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आई कैन बाय द पुल बैक एंड स्टिल मेक मनी ऑन द वे अप। लॉन्गर टर्म आई स्टिल डोंट नो वेदर दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्ट और नॉट। ओके, तो यहाँ पे देर इज सम लेवल ऑफ एंटिसिपेशन। तो हम लोग सो नाउ व्हेन वी डू ऑल दिस एनालिसिस वी ऑल्सो स्टार्ट स्टडिंग दिस विद सेंटिमेंट, जो मैंने शुरू में बोला दैट वी कंबाइन नाउ द साइंसेस ऑफ मार्केट। ओके, एक चीज तो हमने मान ली कि बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द क्राउड आर शोइंग अप इन दिस वेव्स। तो ये बिहेवियरल पैटर्न मैं किस तरह मेजर कर सकता हूँ दूसरे डेटा पॉइंट से? द अदर डेटा पॉइंट इज सेंटिमेंट। सेंटिमेंट मतलब व्हाट इज द क्राउड थिंकिंग, एंड दिस कम्स फ्रॉम अगेन मार्केट डेटा ओनली। In India, we still don't have surveys, but globally we study a survey which is known as the Daily Sentiment Index. ये यूरोपियन सर्वे है। ये कई लोगों ट्रेडर्स की सर्वे करके ये बताते हैं हम लोग को हर दिन पे कि लोग बुलिश हैं कि बेरिश हैं एंड अप टू व्हाट परसेंटेज। सो इट कम्स एज अ नंबर 71, 82, 93. So when it reaches 93, we say 93% of traders are now bullish. And this survey they do for all the futures instruments in the US, which trade on say the CFTC. So that means gold, silver, DXY, S&P, NASDAQ, ये सब। इंडिया नहीं है उनके लिस्ट पे, तो उस पे भी हम लोग को आंसर मिल जाता। अपार्ट फ्रॉम सर्वेज देर आर अदर डेटाज विच इज जो एनएससी हम लोग को हर दिन देती है, पोजिशनिंग ऑफ क्लाइंट, FII, DII जो हमें डेली देती है। इस चीज को हम लोग जब प्लॉट कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पार्टिसिपेंट्स जो हैं किस पॉइंट पे, इन सब वेव्स पे जो मैंने वेव्स मार्क किए हैं, इन वेव्स पे कब सबसे ज्यादा बुलिश या बेरिश पोजीशन बनाया सब लोगों ने। ये चीज हम जान सकते हैं एंड जानते हैं। इट्स देयर ऑन द चार्ट्स व्हिच आई विल कम टू, एंड दैट बिकम्स द सेकंड ओवरले टू डिसाइड दैट यस ये वेव फोर से नहीं तेजी बड़ी वाली भी बन सकती है। Okay, so these are additional sentiment overlays that we can do. One is positioning of clients. There is put call ratio, एक जो सब लोग जानते हैं, but if you actually plot it over a period of time, you can actually see where the highs and lows are. Especially if you study the volume of puts and calls.
तो अगर वॉल्यूम ऑफ पुट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि कोविड के क्रैश में हो गई, so that shows an extreme panic scenario. Okay, so that also helps us in capturing the turning points slightly longer term. So I'll just try to show you one which I think people will understand. Okay, what people will understand is how many stocks are above the 200-day average. ये तो सबने 200-day average बहुत लोग जानते हैं कि 200 दिन के एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक चल रहा है तो लोग कहते हैं कि तेजी में है और नीचे है तो मंदी में। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ निफ्टी 500 पकड़ लीजिए। निफ्टी 500 में 500 जो स्टॉक्स हैं या टोटल मार्केट इंडेक्स में 700 स्टॉक्स हैं, उनमें से हाउ मेनी ऑफ देम आर अबव द 200 डे मूविंग एवरेज, ओके, इन अ परसेंटेज। तो इस चीज़ को हमने बॉटम में यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। मैं इसको निफ्टी 500 कर देता हूँ सो दैट पीपल गेट अ ब्रॉड व्यू, एंड नाउ वी विल जूम आउट ऑफ दिस चार्ट। Okay. As I keep zooming out, you notice this data point moves between 0 and 100 क्योंकि ये परसेंटेज है। Okay. तो वो ग्रीन लाइन ना? yes, the green line is moving between 0 and 100. Okay. So whenever this falls to very low levels, very low मतलब either below 20 or even better below 10, जहाँ पे हमने ये रेड लाइंस मार दी, और ऊपर में above 90, above 80 and 90, यहाँ पे this is where all major bottoms happen. Why? क्योंकि all stocks have fallen below, almost all, मतलब we are saying 90% of stocks have fallen below the 200-day average. सबने तोड़ दिया है। अब और बुरा क्या हो सकता है? So that is the question we are trying to ask कि जब सबने माल बेच दिया, सब कुछ गिर चुका है, अब और क्या गिरेगा? So that is the situation you find yourself at the current bottom after the war, when this reading has come right down here. तो अभी there are 85% of the stocks which are basically below their 200-day moving That was true at the start of April. Right now the number is 42, which means 42% are above 58. 58 are below. Okay. ये ऊपर आ गया बिकॉज मार्केट भी ऊपर आ गया है। बट यहाँ पे जब बॉटम बन रहा था अप्रैल में, तो व्हेन वी आर ऑल्सो काउंटिंग कि ABC हुआ, आपने मुझसे पूछा कि C5 कहाँ खत्म हो रहा है, तो C में हम लोग काउंट करते हैं 1 2 1 2 3 4 ऐसे मार्क करते जाते हैं। कहीं पे लगता है कि 5 शायद खत्म हो रहा है, फिर हम ये देखते हैं, हम देखते हैं 5 भी खत्म हो रहा है, ये डेटा पॉइंट भी साथ में बिल्कुल ही नीचे आ गया है, तो देन वी बिकम कॉन्फिडेंट ऑफ सेइंग कि यहाँ से आप खरीद लो। Correct. And because this is a longer term indicator, there are two things. I can say खरीद लो short term, but longer term indicator बता रहा है तो we say start investing. So there's a different mindset. So एक trader के लिए और investor के लिए अलग अलग mindset लेके चलना पड़ता है. So this was a point where you get invested. This was also last year similar point when the trade deal, when the tariffs came up. Right? We didn't have a trade deal when he put what he calls as Liberation Day. Actually Liberation Day कुछ दिन बाद हुआ, इधर हुआ। ओके, उसके पहले ही इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ये इंडिकेटर यहाँ तक आ गया था, मतलब स्टॉक्स पहले ही गिर चुके थे। द इंडिकेटर वाज ऑलमोस्ट एट 15, अगेन हियर एट ऑलमोस्ट 15%। सेम वाज ट्रू हियर व्हेन निफ्टी रीच्ड 15,200 एट दिस पॉइंट, एंड सेम वाज आल्सो ट्रू हियर व्हेन कोविड हैपेंड। द नंबर हैज फॉलन टू एक्चुअली इवन लोअर डिजिट्स बिकॉज इट फेल टू ऑलमोस्ट 8 और 5, आई थिंक वेरी लो सिंगल डिजिट्स में तक यहाँ आ गया था। So when that data point is so low, then we say कि ना यहाँ पे आप पूरी तरह इन्वेस्ट हो जाइए। That's the basic logic, and this is entire historical data. तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो कि हाँ इधर हुआ था, अच्छा उसके पहले कब हुआ था, उसके पहले कब हुआ था। So no data must be studied standalone कि आज का डेटा क्या है without really seeing कि past डेटा क्या है। So this data analysis supports Elliott wave analysis and makes the probability of our view even higher. Right. तो अभी इसके हिसाब से तो ये 42% दिखा रहा है, तो इट्स मिक्स्ड, राइट? मतलब इट्स नॉट इवन बॉटम, इट्स नॉट इवन हाई। Yes, but once you have started up from a bottom, when you see historically, जब भी आप इतना नीचे आ जाते हो तो वो ऊपर तो जाएगा, पूरे ऊपर तक तो जाता ही है। करेक्ट। तो ये आप बोल रहे हो कि अभी से फिर ये वो ऊपर जाएगा। हाँ, जो येलो वाला भी लाइन है जो निफ्टी का इंडेक्स है, बिफोर दिस ट्रेंड इज ओवर, ऊपर तक तो जाना ही चाहिए लॉजिकली। गॉट इट। तो ये इलियट वेव एनालिसिस जो है ये हमेशा ट्रू होता है क्या? कभी गलत भी तो होता होगा? अब ये ह्यूमन पार्ट है ना कि हम लोग मानेंगे कि जब हम लोग व्हेन वी स्टडी हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल पे हम लोग सब कुछ परफेक्टली मार्क कर लेते हैं, तो ऐसा लगेगा कि सब सही है। बट इन रियल टाइम व्हेन वी आर डूइंग इट, देन वेयर डज इट गो रॉन्ग? आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया। आपने मुझसे पूछा कि मैंने 4 यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं। आप सोचिए कि पिछले साल भी यहाँ मैं 4 लगा के यही सोचता कि 5 शुरू हो गया है, सोच सकता था। सो दैट इज as humans we are anticipating, and when it doesn't happen we go wrong. So I could have anticipated 5th started, but 3 wave 1 के वो टूट गया, तो I can say नहीं, अब नहीं हो रहा है,
So that may be wrong, but if I time it correctly, I can still reduce my potential for loss. Got So it. we try to anticipate and have entry points into the market where the risk reward is favorable. Hmm. And we therefore take the risk of having a view. Like today also, I'm taking the risk of having a view ki 4 khatam ho gaya. And you are right, ki what if it goes up in 3 waves and comes down? It's not wrong to think that it will take more 6 months because there are geopolitical risks and so on. But I look at the sentiment data and say, what if it doesn't happen? Might as well invest today. कल पता लगा लेंगे कि 3 वेव में एंड हुआ है तो हम काट भी लेंगे, तब तक तो पैसे तो बनेंगे कुछ ना कुछ. So therefore, that is how we anticipate, with the idea that yes, it can go wrong, but let's anticipate it now when the trend is bottoming out rather than later on. So it does happen. Counts go wrong, certain turning points go wrong, and at that point we have to then exit, manage our risk. तो होगा वो. And one thing I found over time कि going wrong is a function of the time horizon in which you are investing or trading. So say for example, if your time horizon, because at Sharekhan, when I worked for so many years, in the first 2-3 years, my CEO came down and he made me make, otherwise we never do performance sheets. उन्होंने मुझसे performance sheet बनवाया. And this is something which I make all my mentorship students do, and I would advise everybody out there who is doing their work to make a performance sheet of the following numbers, okay? Which is that if you have made a profit on loss, okay, calculate also for that trade uh, what is the percentage, okay? And then after you have a list of it, we'll have like 10 trades. You'll find 10 of them. What is the percentage gain, percentage loss, percentage gain, percentage loss? What is the average win per winning trade? What is the average loss per losing trade? And then how many trades closed at a profit of greater than equal to 0? So we call this the risk reward ratio and the strike rate. Okay, तो एवरेज विन एवरेज लॉस हमें रिस्क रिवॉर्ड बता देता है कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का मिल रहा है कि नहीं. अगर 1:2 का नहीं मिल रहा है, देन समवेयर यू नीड टू इम्प्रूव योर सिस्टम. ओके, और हमारा स्ट्राइक रेट क्या है? सो देर आर सम पीपल, सम डे ट्रेडर्स फॉर एग्जाम्पल, हु वर्क एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 20%, 30%, एंड स्टिल दे मेक मनी बिकॉज देयर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी वेरी हाई. वो एक ट्रेड में बहुत सारा कमा लेते हैं और उसके लॉसेस बहुत कम होते हैं. और एल्स यू हैव अ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड एंड अ 60% स्ट्राइक रेट, तो भी आप पैसे कमा सकते हो. बट व्हाट इफ यू हैव अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 75%? देन इट्स वेरी वेरी नैरो. इट मीन्स कि एक आपका थोड़ा 2 ट्रेड गलत जाएंगे, आप लॉस में चले जाओगे. ओके, सो हैविंग दीज मेट्रिक्स हेल्प्स यू टू एनालाइज योर ओन बुक कि हाउ गुड इज माई बुक डूइंग. एम आई ट्रेडिंग टू शॉर्ट, बहुत ही जल्दी एंट्री एग्जिट कर रहा हूँ क्या, बहुत ज्यादा सौदे कर रहा हूँ क्या, मैंने रिस्क रिवॉर्ड वाइड इनफ रखा है कि नहीं. सो एवरीबडी शुड मेक दिस एट द एंड ऑफ अ पीरियड, 1 मंथ हो जाए, 2, इनफैक्ट मंथली रखना चाहिए कि मेरा मंथली रिस्क रिवॉर्ड क्या है, फिर एनुअल रिस्क रिवॉर्ड क्या है, एंड व्हाट इज द स्ट्राइक. And what I found after doing this data analysis for our calls is that the risk reward ratio also expands with the time period that you're dealing with. मतलब अगर आप 10 मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कॉल्स दे रहे हो, ओके, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बड़ा होता है बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न टू बी, स्टॉक माइट डबल, गो अप 50%, एंड द ड्रॉडाउन भी आप 20% तक रखोगे. सो इट विल बी लाइक अ 1:5 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड. Now, moment you reduce the time period, you bring it down to 2 months or 1 month, the ratio will come down. The number of winning trades also will reduce. What could be 80% will become 70%. The risk reward ratio will come down to 1:3, 1:4. If you bring it down to 4-5 days, और भी कम हो जाएगा. And when you come down to intraday, और भी कम हो जाएगा. Intraday में शायद it might even come down to 1:1. And then everything is on that strike rate. और एज आई मेंशन्ड इन सम ट्रेडर्स, तो वो तो स्ट्राइक रेट भी कम करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऊपर कर रहे हैं. सो ईच पीरियड इज वेरी वेरी डिफरेंट, सो शॉर्टर टाइम पीरियड्स में आपके रिस्क रिवॉर्ड भी कम हो गए, ओके, एंड स्ट्राइक रेट पे फोकस बढ़ गया. लॉन्गर टर्म में स्ट्राइक रेट अच्छा है, आपको रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखना है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. So let's do an interesting thing. तो gold and silver पे भी apply करके देखते हैं. So if you can just open the chart of gold and let's do a quick analysis कि gold का क्या outlook है and gold and silver में मतलब क्या variations चल आपसे. बिल्कुल. सो आई एम यूजिंग व्हाट इज नोन एज अ लॉग स्केल चार्ट. लॉग स्केल चार्ट ऐसा होता है कि एक परसेंटेज स्केल बन जाता है राइट हैंड साइड पे, जो यूजुअली हम लोग कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू से 100 रुपीज. जब हम लोग परसेंटाइल स्केल में जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज अ सर्टेन परसेंटेज. सो द सेम परसेंटेज मूवमेंट इज सेम एवरीवेयर ऑन द स्क्रीन. Okay, so charts look very different, and when we are looking at a long-term chart, we like to study it on a log scale.
दूसरी चीज है, बिकॉज वी आर डूइंग लॉन्ग टर्म, वी विल एक्चुअली मूव टू इंस्टेड ऑफ डेली चार्ट्स, वी विल मूव टू a higher time frame. We can go to a monthly chart that will show us a lot more history and also tell us a lot about the big picture, what is happening. Okay, so the last bull market that we can actually see on this chart, and we have this interesting tool to quickly mark wave counts, is the last bull market that we had in gold. Okay, and that ended in the early 1980s. इसके बाद हमने एक ABC correction देखा. Okay, so this ABC correction starts from here, which is A, so long B, and then this is a C. Now we have started a new bull market in gold. Okay, and we are only in the third wave of this bull market. So the first wave was till 2011. This was the second wave, and the third is going on. Okay, so inside this third wave, we are trying to determine where are we today. So this third wave, according to me, started in 2015. 2015 में तीसरा वेव इस बुल मार्केट का शुरू हुआ. ओके, और ये तीसरे वेव में हम लोग कहाँ पे हैं. ओके, सो अगेन इनसाइड दिस हम लोग फिर से 5 वेव्स मार्क करने की कोशिश करते हैं. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर, ये फर्स्ट लेग है, ये पुल बैक हुआ 2018 तक. उसके बाद ये रैली हुई, and then there was COVID. So again, after this was the post-COVID rally and then the pullback. Okay, so 22 में वापस आया और यहाँ से हम लोग फिर से एक फिफ्थ में चल रहे हैं. Okay, so this fifth is going on. It is not clear whether it's over. मैंने थोड़ा एंटिसिपेट करने की कोशिश करी थी कहीं फिफ्थ वेव हो गया है कि नहीं. बट व्हेन वी लुक एट द लेंथ, ये जो बड़ा सा 1 बना है, इसका लेंथ का टारगेट हमने अभी तक नहीं अचीव किया. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि when we are actually looking for targets, we use Fibonacci extension tools. Okay, so we are looking for at least, okay, in gold somewhere around, let me see, इसमें मुझे logs के भी देना पड़ेगा to understand this is much more. 7167 तक एक फिबोनाकी प्रोजेक्शन दिखा रहा है. फिबोनाची प्रोजेक्शन क्या होता है? ओके, सो फिबोनाकी रेशियोज जो हैं, इनका कहना है कि जो लेंथ ऑफ एक मूवमेंट होता है 1, 3, 5 और जो हमारे रिट्रेसमेंट्स हैं जब भाव गिरते हैं, दे आर ऑल हैव अ रिलेशनशिप इन प्राइस इन परसेंटेज टर्म्स बेस्ड ऑन दीज रेशियोज, फिबोनाकी रेशियोज. अब ये फिबोनाकी रेशियोज आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अ सीरीज ऑफ नंबर्स. How did he come up with this series? He said, that if you have 1 and 1, how does a population expand? If you have 1 and 1, तो 1 and 1 तो divide equally. Then you say 1 plus 1 is 2. Okay, last two numbers को हम add करते जाएंगे. 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus and so on. अब इन सब numbers के divisions करेंगे हम लोग. मतलब अगले दो numbers के 13 divide by 8. Okay, और ये हम जैसे जैसे इस सीरीज में ऊपर जाते हैं, द नंबर टेंड्स टुवर्ड्स 1.618, which is the golden ratio. Okay, so it will always remain 1.618 जितने भी आप ऊपर जाओ, दोनों नंबर्स के बीच का रेशियो. अब ये जो नंबर्स हैं हमारे कई चीज़ों में इन आर नेचुरल लाइफ सरप्राइजिंगली पाए जाते हैं. चाहे प्लांट लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो, हम लोग हैं, हमारे द लेंथ ऑफ आवर बॉडी वर्सेस आवर हैंड्स आर आल्सो इन फिबोनाची रेशियोज. लोगों को ये भी नहीं पता होगा. इट इज सो अनयूजुअल दैट दीज नंबर्स, ये नंबर हमारे हर चीज में पाए जाते हैं. तो सबसे जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं दुनिया में, उनमें ये रेशियोज पाए जाते हैं. अपने में कैसे है? ह्यूमन बीइंग्स में कैसे है? अब इसका कारण शायद मैं भी ना समझा पाऊँ कि व्हाई इट एग्जिस्ट्स इन एवरीथिंग, बट देयर इज अ ब्यूटी टू दिस गोल्डन रेशियो कि ये कहीं ना कहीं इक्वली डिवाइड करता है. इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन नंबर्स. ओके, सो इट जस्ट एग्जिस्ट्स. एंड सो व्हेन वी आर स्टडीइंग स्टॉक मार्केट आल्सो, हम लोग इन लेंस का इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि भाव कहाँ तक जाएंगे. तो एक बात बताओ, अभी जैसे 0.786 है, तो हाँ. 0.786 ऑफ व्हाट? मतलब ऑफ वेव Okay, 1, okay. मतलब ये जो पूरा पहला लेग था यहाँ से यहाँ तक, इसका ही लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं परसेंटेज टर्म्स में. इसलिए आई एम यूजिंग अ लॉग स्केल. ओके, तो ये अगर परसेंटेज टर्म्स में 6 टाइम्स ऊपर गया, तो हम लोग एंटिसिपेट करते हैं कि ये बॉटम से भी थर्ड वेव एटलीस्ट 6 टाइम्स ऊपर जाएगी. अच्छा. एंड दैट नंबर इज $7,161 अप्रोक्सीमेटली. और व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 0.5, 0.618, 0.382? तो कभी कभी कुछ वेव्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो दे मे एंड एट 0.618. ओके, सो सम वेव्स व्हेन दे आर स्मॉलर, अगर थर्ड वेव इज शॉर्टर देन द फर्स्ट वेव, तो 0.618 पे खत्म हो सकता है.
और अगर थर्ड वेव बड़ा हो गया तो वो 1.618 तक भी जा सकता है, इन विच केस इज 24,000। अब ये चीज़ हम आज नहीं जानते हैं कि किधर तक जाएगा या नहीं जाएगा। आज के तारीख में व्हाट वी ट्राई टू एंटिसिपेट इज ओनली कि अब ये 5 बन रहा है, दिस इज स्टार्टेड इन 2022, राइट नाउ वी आर इन 2026। वी ओनली ट्राई टू एंटिसिपेट कि ये 5 कंप्लीट हो गया है क्या, और इसके बाद फिर करेक्शन आएगा और फिर वहाँ कब लेना है। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग नाउ, फॉर व्हिच आई हैव डन द स्मॉलर, इसके अंदर के वेव काउंट्स इसी तरीके से हमने अंदर जाके उसको काउंट किए कि यहाँ पे पूरा हो सकता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने शुरू में बताया, पोजिशनिंग। अगर हम लोग यूएस में जाएंगे, आज रिटेल ट्रेडर्स का लॉन्ग पोजिशन यूएस के गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स में सबसे ज़्यादा है। तो वो पोजिशन जब तक अनवाइंड नहीं होगा, जब तक घटेगा नहीं, तब तक गोल्ड एंड सिल्वर में नई तेजी नहीं हो सकती। तो आप बोल रहे हो कि ये थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है, जैसे आपने वो 1 किया है 716 7.776 उधर तक जा सकता है? इवेंचुअली, हाँ, नॉट नाउ, बट 3-4 साल बाद। अच्छा, ओके। तो अभी आप बोल रहे हो तुरंत नीचे जाएगा? अभी मैं कह रहा हूँ कि एक ये 5 जहाँ पे भी खत्म हुआ है, यहाँ से नीचे आएगा, तो या 5 खत्म हो गया है क्या? सो इट इज सी आइदर 5 हुआ है या इसका कुछ सब डिविजन हो रहा है। हुँ, ओके, इसके अंदर हमें कुछ तो दिख रहा है कि 5 हुआ है। ओके, इट कैन बी पॉसिबल, तो हम लोग वो एंटिसिपेट करते हैं ओके। कि यहाँ से शायद 1 साल या 2 साल अ, नहीं चले, और उसके बाद फिर से एक और लेग बनेगा। अब वो लेग जो है 5 का ही एक्सटेंशन होगा कि थर्ड वेव ही खत्म हो गया है कि नहीं, दैट इज एन ओपन क्वेश्चन। हुँ, ओके। तो वो कैसे आंसर करेगी फिर? तो वो आंसर नहीं करेंगे। सो व्हाट वी डू इज दैट वी ट्राई टू थिंक कि जब इतना बड़ा बुल मार्केट है, हुँ, ओके, तो probably it doesn't end till 7,000. Actually, there is another way to answer it, but it takes you into macro. Macro means what is gold, and so now ये क्वेश्चन जो है सिर्फ एलियट वेव और गोल्ड का नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि गोल्ड जो है का प्राइस क्यों बढ़ता है या घटता है। गोल्ड जो है, अनलाइक कॉपर और समथिंग, इट्स नॉट यूज्ड सो मच इन इंडस्ट्री। तो व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? द बेसिक आंसर इज इट इज यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। Store of value against what? It is used as a store of value against your currency. तो करेंसी मतलब हमारा रुपया हो, या हमारा डॉलर हो, या हमारा फ्रेंच फ्रैंक है, इन सब के अगेंस्ट लोग सोना रखते थे। तो पहले होता था एक गोल्ड स्टैंडर्ड, जब जब करेंसी इशू भी करी जाती थी तो गोल्ड के सामने इशू करी जाती थी। बट एक ऐसा समय आ जाता है जब, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हो रही है और आपको और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए खर्च करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड से हट जाते हैं। यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड 1970 में हटा दिया, बट गोल्ड का भाव जो है वो अभी भी करेंसी के वैल्यू के हिसाब से चलता है। ओके, तो अगर डॉलर का भाव घटता है तो डॉलर टर्म्स में गोल्ड का भाव बढ़ता है, और सिमिलरली अगर रुपये का भाव घटता है तो गोल्ड रुपी टर्म्स में बढ़ता है। राइट, सो दैट्स व्हाई वी से जब यूएसडी आईएनआर बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है उसके साथ साथ। सो इट इज अ करेंसी हेज बेसिकली एट द वेरी रूट ऑफ इट। So how do we anticipate that this 5 wave will continue to $7,000? We have to have a view on the currency. So then we study the same Elliott wave pattern of the dollar chart. Dollar जो है, let's do that also. हाँ, let's do that Yeah, also. yeah. So we go to the dollar index Hmm. and what is happening there, because this then becomes central to बहुत सारी चीजें, including कि इमर्जिंग मार्केट्स क्यों चलेंगे। तो ये डॉलर इंडेक्स होता क्या है एग्जैक्टली? So dollar For index is people a who don't know. combination of various currencies. ओके, अ बास्केट ऑफ करेंसीज, जिसमें कि सबसे बड़ा वेटेज यूरो का है और येन का है। उसके बाद ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश क्रोना, और कई दूसरे, फ्रेंच फ्रैंक। ओके, ये सब आ जाती हैं। सो अब यूरो वहाँ जब बन गया तो यूरो ने उसमें सबसे बड़ा पोजीशन ले लिया, तो फ्रेंच फ्रैंक हटके सिर्फ स्विस फ्रैंक शायद रहेगा। बट बिगेस्ट वेटेज आई थिंक अराउंड 60-65% गोज टू यूरो एंड जापानीज येन। सो दे प्ले द बिगेस्ट रोल, ऑलमोस्ट कोरिलेटेड है दोनों। बट ये बास्केट हमें ये बताता है कि यूएस डॉलर का जो स्ट्रेंथ है दूसरे करेंसीज के सामने बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हम लोग एज ए इंडेक्स इसको फॉलो करते हैं, ये इस चीज़ को समझने के लिए। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जितने ग्लोबल एसेट क्लासेस हैं, ये कहीं ना कहीं इसके हिसाब से चलते हैं। मतलब जब डॉलर का भाव बढ़ता है तो जितने कंट्रीज हैं जिनको डॉलर की ज़रूरत है, उनके लिए एक तकलीफ हो जाती है। Okay. So if we see when the dollar was actually going up in the 19
90s साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ, भारत का भी करेंसी एक बार टूटा था, उसमें रशियन क्राइसिस हुआ, बहुत सारे ऐसे करेंसी रिलेटेड क्राइसिस हुए। जब भी ये डॉलर का भाव जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं 2008 से बढ़ रहा है, इस बीच में हर स्टेज पे क्राइसिस आई हैं। वेदर इट वाज इन ब्राजील, टर्की, वेनेजुएला, ये सब क्राइसिस जो हमने 2010 और 2020 के बीच में देखी, दे वर बिकॉज ऑफ द राइजिंग डॉलर। इनफैक्ट रुपी भी 2013 में घटा था जब डॉलर बढ़ रहा था, तो रुपी हैड फॉलन टू 69 एंड रघुराम राजन को हमारा गवर्नर बनाया गया। सो दीज आर ऑल ट्रबल्स दैट कम ड्यूरिंग द डॉलर गोइंग अप। बट जब डॉलर का भाव घटता है, तब एक्चुअली पॉजिटिविटी आ जाती है। Okay, so I'll just show. I want slightly more historical chart. तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ी हिस्ट्री मिल गई। ओके, इस हिस्ट्री में हमें दिख रहा है कि डॉलर का भाव जो है यहाँ 2002 से लेके यहाँ 2008 तक गिर रहा था। जब डॉलर का भाव घटता है तो दूसरी करेंसी स्ट्रांग होती हैं, जैसे ये रुपया, ब्राजीलियन रियल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑल दीज अदर करेंसीज। सो इट इज गुड फॉर दीज इकोनॉमीज। और इस समय पे कमोडिटीज का भाव बढ़ता है, इमर्जिंग मार्केट्स के स्टॉक्स अच्छे करते हैं, इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड्स अच्छे करते हैं। अब इजीली आप रिलेट कर सकते हो कि 2002 से लेके 2008 के बीच में भारत में इतना बड़ा बुल मार्केट क्यों था? क्योंकि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही थी। और आज हम लोग उसी प्रेशर पॉइंट में हैं। तो आज हमारे करेंसी में हो क्या रहा है? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके, एंड यहाँ से डॉलर का ट्रेंड है क्या? सो आई एंड अप ड्राइंग दिस चैनल अगेन, सेम चैनल जो हमने पहले अब हम चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझने के लिए कि ये टोटल ट्रेंड कहाँ पे टूट रहा है। ये ऑलमोस्ट 2008 जहाँ से क्राइसिस शुरू हुई से लेके यहाँ 2022 तक डॉलर इंडेक्स जो है एक अपवर्ड ट्रेंड में था और इस चैनल के अंदर बार बार नीचे बॉटम लेके ऊपर जा रहा था। और जब जब यहाँ इस बीच में डॉलर घटा है, जैसे कि यहाँ से यहाँ, तो दिस वाज अ बुलिश फेज इन द मार्केट्स। ओके, सेम वे यहाँ पे भी जब डॉलर यहाँ से यहाँ घटा है 2022 से लेके 2000 एटलीस्ट 25 तक, लॉट ऑफ मार्केट्स वर अप। इंडिया में थोड़ा प्रेशर आया क्योंकि इंडियन रूपी अगेंस्ट द डॉलर घटा है एक्चुअली इस बार पिछले एक साल में। सो वी हैड अ स्पेशल प्रॉब्लम इन द लास्ट 1 ईयर। अदरवाइज लास्ट 1 ईयर ऑल इमर्जिंग मार्केट्स हैव आउट परफॉर्म्ड द यूएस एंड वर्ल्ड इक्विटीज। तो अब ये हमें पता लगाना है कि ऐसा आगे भी चलेगा कि नहीं। So even if you see gold's performance, gold has done well year to year. When the dollar was going up here, the gold prices came down. नीचे आ गए। यहाँ भी गोल्ड के भाव बढ़े हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि गोल्ड के भाव यहाँ से और बढ़ेंगे कि नहीं। अब ये पैटर्न आप देख रहे हो यहाँ पे टूट रहा है। ओके, दिस इज द पॉइंट एट विच इट इज ट्राइंग टू ब्रेक। यहाँ से अगर ये टूट के नीचे निकल जाता है, दिस वुड बी अ साइन कि देर इज मोर बुलिशनेस इन कमोडिटी साइकिल, गोल्ड एंड सिल्वर, एग्रो कमोडिटीज एंड द एंटायर इमर्जिंग मार्केट्स। ये सब मार्केट्स में बहुत तेजी आने वाली है। तो ये ब्रेक से हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ को एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइन टूट रहा है, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड ऑलरेडी हमें, क्योंकि मार्केट इज़ एंटिसिपेटरी, ऑलरेडी हमें भाव में दिखने लगता है पहले ही कि हाँ, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इंडिया पीछे है, दैट इज़ द ओनली इश्यू वी हैव, इज़ इंडिया इज़ लैगिंग बिहाइंड, नहीं तो जितने इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो कहीं न कहीं आगे चल ही रहे हैं। प्रॉब्लम होती है कि अगर ये यहाँ टूटने के वजह ऊपर निकल जाता, ओके, एंड अगर ये होता या ये कहीं न कहीं हो भी जाए अगर फॉर सम रीज़न, देन यू विल सी प्रेशर कमिंग बैक इनटू इमर्जिंग मार्केट्स, कमोडिटीज़ एंड गोल्ड एंड सिल्वर। सो वी आर एट अ टिपिंग पॉइंट, मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रेंड्स जहाँ से एक्सेलरेट हो सकती हैं और देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं न कहीं ये लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू एंटिसिपेट कि ये लाइन टूटेगी और यहाँ से जब नीचे का डॉलर का एक्सेलरेशन होगा, तो the entire commodity space and emerging market space will do very well over the next several years. तो इसमें फिर गोल्ड का वो इलियट वेव के हिसाब से वो नीचे जाने वाला है, बट डॉलर के हिसाब से आप बोल रहे हो कि गोल्ड विल डू वेल। Yes, Isn't तो that दैट मीन्स नहीं, contradictory? कॉन्ट्रडिक्टरी कहाँ पे नहीं है कि हमने जब फिबोनाची टारगेट निकाला तो वो 7000 तक आ रहा था। हाँ, हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि फिफ्थ वेव लग रहा है कंप्लीट, तो शायद फिफ्थ वेव कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, वो 5 अभी भी एक कंसोलिडेशन के बाद शायद 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने का कंसोलिडेशन हो, क्योंकि मैंने दूसरे कारण बताए कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत लॉन्ग हैं, बहुत ओवरबॉट कंडीशन हो गया था। तो वो चीज़ अनवाइंड होने में 6-12 महीने लग जाएँगे।
उसके बाद गोल्ड वापस 7,000 के अपने टारगेट की तरफ जा सकता है, सो इट विल इवेंचुअली अचीव दैट टारगेट बिकॉज डॉलर अपने मंदी के ट्रेंड में जा रहा है। और इस पे अगर मैं इलियट वेव एनालिसिस लगाऊँ, हम्म। तो इसमें अभी क्या ट्रेंड दिख रहा है? अब कौन से वेव में? डॉलर इंडेक्स पे? तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है व्हेन वी गो इनटू करेंसीज एंड कमोडिटीज। कई बार जो हमारे मार्किंग्स हैं दे आर इन व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लेक्स करेक्शंस। अब वो चीज़ सिंपल 1 2 3 4 5 में नहीं समझेगी, तो वी डू अ सीरीज ऑफ ABC और इसको हम लोग फिर ब्रॉडली इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4 5 यूज अ स्लाइटली डिफरेंट मार्किंग एंड आई विल यूज दैट ओवर हियर। वी कॉल इट WXY। ओके, कोई लोग बोलेंगे नहीं इसको 1 2 3 4 5 ही करो, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए हम लोग उसको WXYXZ करके कंप्लीट करते हैं। और ये Z जो है इज बेसिकली द फिफ्थ वेव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न। तो ये ऊपर में तो 5 वेव्स में चला गया है, अब नीचे में 3 वेव्स में आना बाकी है। ओके, एंड दैट्स वेयर द कैच वाज। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम लोग अगर छोटे में देखेंगे, कोई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि अरे नीचे में ये A B C ऐसे तो हो गया है। हाँ, करेक्ट। ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जनवरी में जब बाजार वीक होने लगे तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं अगर ये ऊपर निकल गया तो फिर देन काफी मंदी आ सकती है, बट वो हुआ नहीं। आफ्टर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स डॉलर अभी भी इसी रेंज में है और धीरे 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 लाइन के बाहर निकल रहा है। सो देन आई हैव ऑल्सो कट ऑफ, यहाँ पे मैंने एक कट ऑफ पॉइंट बनाया है अराउंड 101। कहा कि अगर 101 के ऊपर जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, डॉलर के होने बढ़ने से तकलीफ हो रही है। अगर 101 के जब तक नीचे है, तब तक हम लोग यही एंटिसिपेट करेंगे कि डॉलर घटेगा और दूसरे मार्केट्स जो हैं वो अच्छा करेंगी। एंड सिल्वर पे ये इलियट वेव एनालिसिस करेंगे तो क्या दिखाता है सो सिल्वर? सिल्वर, एंड सो दैट इज अ गुड क्वेश्चन एंड प्रॉब्ली द लास्ट वन जिससे कि हम लोग को एक जवाब मिल जाएगा कि गोल्ड में और तेजी क्यों बाकी है, क्योंकि सिल्वर में एक्चुअली 5 वेव्स बने नहीं है। सो लेट अस जस्ट लुक एट द सिल्वर चार्ट। ओके, सिल्वर का चार्ट हम लोग जब पीछे जाके देखते हैं हिस्टोरिकली, एंड लेट मी पुट दिस ऑन हाँ, ये मंथली में तो है, सो आई विल जस्ट पुट द काउंट्स ऑन इट। सी वेरी सिमिलर टू गोल्ड, सिल्वर ऑल्सो हैड अ प्रीवियस बुल मार्केट बैक हियर। ओके, यहाँ से शुरू हुआ था, दिस वॉज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और आप देखेंगे सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत है, घटता है तो बहुत घटता है और बढ़ता भी है तो कभी कभी पैराबोलिक हो जाता है। अब यहाँ पे लंबा करेक्शन है, इसकी नहीं ABC में नहीं जाऊँगा बिकॉज़ अगेन इट इज़ कॉम्प्लेक्स, बट ये फिर से जो बुल मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है, इसका 2 हो गया है और इसका अभी तक 3 ही हुआ है। तो अभी जो इसमें कंसोलिडेशन होगा, वो 4th का है। ओके। एंड द ओनली थिंग आई एम सेइंग इज़ क्योंकि 2 ने भी यहाँ काफ़ी समय लिया, ऑलमोस्ट इट टूक अ ईयर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 1 साल तक तो नहीं चलेगा। ओके, सो इवेंचुअली 5th वेव विल फॉर्म, बट नॉट नाउ, आफ्टर अ ईयर ऑफ करेक्शन। अच्छा। एंड दैट इज द सेम व्हिच आई एम सेंसिंग इन गोल्ड। सो गोल्ड एंड सिल्वर 1 साल के लिए कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, देन इवेंचुअली वी विल गेट द नेक्स्ट मूव आफ्टर दैट। और यही अगर मैं डेली चार्ट्स में देखता हूँ तो सिमिलर व्यू आता है? सो डेली चार्ट्स पे हम लोग इसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, सी एज वी गो इनटू अ लोअर टाइम फ्रेम। जैसे कि ये मैंने 5 थर्ड वेव मार्क किया, इसके इंटरनल्स में मैं जाऊंगा तो ये मुझे 1 2 3 4 और 5 दिखता है, राइट? तो हियर ऑल्सो आई कैन से 5 इज कंप्लीट। अब आप कह रहे हो डेली में, तो मैं अभी डेली में आ जाता हूँ। अब डेली में व्हाट आई नीड टू सी इज कि मुझे 5 मिल रहा है कि नहीं। ओके, अगर बाजार ऊपर के ट्रेंड में जाता है, लेट मी जस्ट, हाँ, ओके, सो अब ये देखिए ये सबसे बड़ा जो फॉल आया इट वाज ABC, तो 3 वेव्स में आया। ओके, एक बार गिरा, बाउंस आया, फिर गिरा। अगर मैं कहता हूँ कि ये बॉटम है, जैसे कई लोगों ने बोला होगा अरे इतना गिर गया यहाँ से तो बॉटम है, सिल्वर ले लो। बट व्हाट हैपेंड इज इट वेंट अप इन A B C एंड देन अगेन फेल। सो व्हेन इट इज डूइंग अ सीरीज ऑफ 3 वेव्स डाउन, 3 वेव्स अप, ये भी ऐसे ही कुछ है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज फुल्ली ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब 1 and 4 का जो ओवरलैप होता है तो वहां पे हम मान जाते हैं करेक्टिव है। इसमें 5 हम काउंट ही नहीं, जिसमें हम 5 काउंट नहीं कर सकते वो 5 नहीं है। So therefore, every rise in silver is ending in a corrective rise. So it is not in an uptrend. तो सिल्वर का अपट्रेंड जब बनेगा तब बनेगा। मैं सेंस कर रहा हूँ ये नीचे यहाँ तक आएगा, फिर अटेम्प्ट करेगा ऊपर जाने को। बट अगर वहाँ पे पोजिशनिंग अभी भी ज़्यादा है, विच इज़ हाउ वी आर एडिंग सेंटिमेंट एज एन एडिशनल ओवरले, तो शायद फिर भी नया हाई नहीं बना, फिर से वहाँ से वापस नीचे आए। वी विल गिव इट टाइम।
बट राइट नाउ कहीं पे ऐसा दिख नहीं रहा है कि यहाँ से अप ऊपर की तरफ निकल जाए। और यही सेम हम स्टॉक्स के एनालिसिस में भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीका स्टॉक्स के तो एनालिसिस एक में कोई लगता है। स्टॉक का एग्जांपल लेके बता सकते हो? कोई भी रिलायंस हो गया, कोई भी एक बड़ा ब्लू चिप स्टॉक लेके कि क्या ये प्ले आउट होता है, नहीं होता है? रिलायंस इज अ गुड वन क्योंकि रिलायंस में अच्छे पैटर्न्स बनते हैं। या आई एम जस्ट हाँ, फिगरिंग आउट द मोस्ट लिक्विड बेसिकली, यस, उसके हिसाब से बिल्कुल मैं वो रिलायंस आपने बोला। सही पकड़ा कि लिक्विड जो काउंटर है वहाँ पे वेव पैटर्न्स ज़्यादा क्लीन हमें नज़र आते हैं। एंड आई विल ट्राई टू स्टार्ट विद अ वेरी हाई टाइम फ्रेम। ओके, लेट्स सी 3 मंथ्स क्वार्टरली। ओके, तो रिलायंस का जो बहुत ही लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है वो कहीं न कहीं शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। ओके, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज़ 1 एंड 2 देन देयर इज़ अ 3 एंड अ 4। 4 एंड 2 में भी एक फ़र्क है कि 2 कभी-कभी डीप होता है और 4 जो है ज़्यादातर साइडवेज़ लाइक अ ट्रायंगल पैटर्न हम लोग बोलते हैं हुँ। टेक्निकल्स में, 4 इधर क्यों नहीं हो सकता था? यहाँ नीचे। हाँ, बिकॉज़ ये सब जो है ऊपर-नीचे 3-3-3 में जा रहा है। अच्छा। तो बेसिकली वी कुडन्ट सी एंड इन द एंड जब हम लोग अब तो हाइंडसाइट में देख रहे हैं तो हमें साफ-साफ जो जो लोग टेक्नीशियन हैं उनको साफ-साफ नज़र आएगा कि ये पूरा एक ट्रायंगल पैटर्न बना है इधर। हुँ, ओके, ए ट्रायंगल पैटर्न टिपिकल फोर्थ वेव पैटर्न होता है इन एलियट वेव एनालिसिस। हुँ, तो इन फैक्ट द ट्रायंगल इज़ ड्रॉन समवेयर लाइक दिस। तो ये अब 5th बन रहा है। अब 5th खत्म हुआ है कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है। हुँ, अ, अब जैसे आपने पूछा ना कि गलती होती है तो मैंने भी कहीं न कहीं 1-2 बार एंटिसिपेट करने की कोशिश करी कि ये 5th खत्म हो गया है। बट प्राइसेज़ आर नॉट शोइंग, प्राइस अभी भी गिर नहीं रहा है। तो रिसेंटली इन द लास्ट वीक और सो आई हैव पब्लिश्ड एन आर्टिकल फॉर माय subs just last week. So I'm highlighting it that this might be only still 4। मतलब इसका 4 का मतलब क्या है कि ये 1 था, ओके, ये 2 था और ये जो पूरा है ये पूरा ही 3 है और 4 है और 5 अभी शुरू ही हो रहा है। सो अर्लियर आई वाज ट्राइंग टू थिंक कि 5 इज़ ओवर, बट क्योंकि ये लोअर जो बॉटम्स हैं ये टूट नहीं रहे, हायर बॉटम टूट नहीं रहा है, तो मैंने फिर कहीं न कहीं सोचा कि शायद ये पूरा जो पैटर्न है सॉर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एन एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ये फोर्थ वेव का ही ट्रायंगल है और यहाँ से फिर नई तेजी शुरू हुई है। सो इन दिस द वेव काउंट इज एक्चुअली दैट दिस इज वेव 1, this is wave 2 and wave 3 4 5 would be forming. Now see, I'm giving a forward view. So just as a disclaimer, we are SEBI registered research analysts. SEBI requires us to mention that, and since we are using latest charts, उन्होंने कहीं जनवरी में ये चीज़ बताई कि विदाउट registration you cannot use latest charts and project ahead, and there are of course trading restrictions also, so once it goes live at that point of time, so आई but हैव वन डाउट इन this is the anticipation। आई हैव वन डाउट हियर। सो आपने देखो अभी बताया कि 1 2 3 4 5 आपने लास्ट अभी जैसे yes 2020 में आपने 1 2 3 4 5 किया, yeah उस हिसाब से वो 4 चल रहा है अभी, 5 चल रहा है, सॉरी 5 5 पे चल आया। रहा है, yes। बट अगर आप पीछे से करते हो तो वो 1 2 3 4 5 के हिसाब से वो तो बेसिकली 5 अभी तक हुआ भी नहीं, 5 ही उसमें भी 5 चल रहा है, yes 2004 से किया तो। yes सो हाउ डू यू डिसाइड, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है वो no, तो मेरे ऊपर है या कैसे these है? are higher different degrees of trend। जैसे हुँ, हमने फर्स्ट वाले चार्ट में देखा कि एक हायर लेवल 1 है, 2 हुँ, है और 3 के अंदर भी 5 वेव्स हैं, हुँ, 5 के अंदर भी 5 वेव्स हैं। तो जो लार्जर ट्रेंड जो 2004 से शुरू हुआ उसका 5th वेव अभी भी चल रहा है हुँ। और उसके 5th के अंदर हम लोग 5 का सब डिविजन ढूँढ रहे हैं और उसके भी 5th के अंदर अब हम 5 का सब डिविजन करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गया, बट इसमें फिर कैसे, मतलब अभी मुझे समझ नहीं आया व्हेन विल इट एंड? 2000, हाँ, व्हेन विल इट एंड देन? वही तो। सो द थिंग विथ इट इज समटाइम्स दे डू एंड, इट्स नॉट दैट कि एंड नहीं होता है। कई कंपनीज जो हैं इतने बड़े 5 के बाद कई सालों तक, इफ यू लुक एट से इन यूएस स्टॉक लाइक हुँ, माइक्रोसॉफ्ट 10-10 साल तक उसका स्टॉक फिर चला नहीं उसके बाद। हमने ऐसे लॉन्ग कंसोलिडेशंस शायद देखे हैं। सो यू हैव टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लाइक व्हिच गो थ्रू सच साइकिल्स। आई विल जस्ट टेक अनदर वन। ओके, अभी आप देख रहे हो बीएचईएल का स्टॉक, इसमें ये 5 वेव बना ऊपर एंड इट वेंट थ्रू अ वेरी डीप साइकिल। हुँ, ओके, अब जब तक कंपनी खत्म नहीं होती है तब तक तो साइकिल चलते ही रहेंगे। ओके, एट हायर डिग्री लोअर डिग्री एंड वी विल कीप एंटिसिपेटिंग।
इसमें एक और थियरी आती है, जब इट विल टेक कि पूरा इकोनॉमी जो है उसमें जब एक बहुत बड़ा रीसेट होगा, तभी शायद बड़े डिग्री का 5 वेव खत्म होगा, एंड दैट मे टेक डेकेड्स और इवन अ सेंचुरी टू हैपन, बट कंपनीज कम एंड गो। सो इंडेक्स पे हम लोग एक्सटेंड करते जाते हैं, बट कंपनियों में कई बार 5 वेव्स होने के बाद वो कंपनी डीप करेक्शन, जैसे मैंने इसके केस में दिखाया, ऐसे डीप वाले डिक्लाइंस में भी चली जाती हैं और फिर बहुत समय तक कंसोलिडेट करके वापस उसमें से निकलती हैं। देन अ न्यू ट्रेंड इमर्जेस, अ कंप्लीटली न्यू ट्रेंड। तो इसमें अभी अभी जैसे ये वाला है पेल एग्जांपल, तो ये 1 2 3 4 4 पे चल रहा है क्या ये फिर अभी? करेक्ट। ओके। एंड अभी इसमें फिर 5 2 3 4 5 5 पे जाएगा अभी, मतलब आगे बेसिकली। 5 के सब डिविजन्स होंगे। ओके, तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि इसके हिसाब से ये स्टॉक मतलब बेसिकली ये बुलिश, मतलब ये आगे जा सकता है 5 के हिसाब दैट से। इज व्हाट वी वुड थिंक। ओके, गॉट इट। एंड अगर यही मैं सपोज 2001 से अगर मैं सोचता हूँ, मतलब 2001 पे मैंने 1 लगाया, 1 फिर 2 आएगा 2007 पे, करेक्ट? या फिर उसके बाद 3 आएगा। अभी 3 किधर आएगा? अभी इतने बॉटम है, 3 कहाँ पे हाँ, होगा फिर? इधर? तो ये ऐसा स्टॉक मैंने क्यों एज़ एन एग्ज़ाम्पल लिया, आपका सवाल था कि ये 5 वेव खत्म कब होगा? हाँ। सो कभी-कभी कंपनीज़ में ये एक 5 वेव जो यहाँ से यहाँ जैसे बना, हुँ, इसमें वो खत्म हो जाता है, एंड व्हेन यू सी सच अ बिग फॉल, हुँ, यू हैव एंडेड समथिंग एट अ वेरी लार्ज डिग्री। हुँ, कुछ चीज़ तो खत्म हो गई, इसलिए इतना नीचे आया। अब कुछ नया नया कुछ यहाँ से शुरू होने की कोशिश हो रही है। ओके। बट अगर आप देखोगे तो फिर ये तो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग नो देन, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इट इज़ न परपेचुअल। नहीं, माय बट पॉइंट अ इज़ दैट कंपनी वो तो होने के बाद तो मैं कैसे भी हाँ, मतलब फिगर आउट कर सकता हूँ, 1 2 3 नहीं, 4 5 तो नहीं, मैं मैं कर बताऊँगा। सकता हूँ सो ना। नाउ दिस टेक्स अस, मैंने एक चीज़ आपको शुरू में बताई कि आई हैव टू कनेक्ट एलियट वेव एनालिसिस विथ समथिंग। हाँ। इन दिस केस बिकॉज़ वी आर टॉकिंग ऑफ अ स्टॉक, उसके फंडामेंटल। नाउ वी विल कम टू अ पर्टिकुलर मॉडल, ओके? इस मॉडल मैंने ऑफ कोर्स इसको नाम दिया है क्योंकि किसी ने ये काम नहीं किया कि एलियट वेव एनालिसिस के बेसिस पे मैं फंडामेंटल रिसर्च को जोड़ के एक मैक्रो थियरी बनाऊँ। तो मैंने इसको बोला वैल्यू वेव इन्वेस्टिंग। वैल्यू वेव इन्वेस्टिंग में मैं कंबाइन कर रहा हूँ कि एक स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में, जिस तरह के हमने चार्ट्स देखे, वो अपने फंडामेंटल साइकिल के किस स्टेज में है। तो फंडामेंटली भी स्टॉक जो है सेंटिमेंटली अपने स्टेजेस से जाता है। एक होती है कंपनी जो इंसेप्शन में है, शुरुआत में है, फिर शुरुआत से वो थोड़ा बहुत ग्रो होती है। अब जब शुरुआत में वो ग्रो हो रही है, इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स इन द वैल्यू ज़ोन और वेरी, वेरी अर्ली स्टेज, वो बुक वैल्यू पे रहती है, फेस वैल्यू पे रहती है, एंड देन लेटर इट गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ ग्रोथ स्टॉक। तो जब वो ग्रोथ स्टॉक जैसा रिकॉग्निशन प्राप्त कर लेती है, तो उस प्राप्ति के बाद उसका स्टॉक जो है सब लोग उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, जितने एनालिस्ट्स हैं। सो वी कॉल दैट द स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन, कि वो रिकॉग्नाइज होने लगा। सो दैट इज़ द थर्ड वेव। सो यूजुअली वेव 1 एंड 2 जब हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख रहे हैं, 2-3 साल के ऊपर जहाँ पे हम लोग वेव 1 मार्क करते हैं और 2 मार्क करते हैं, दैट इज़ द वैल्यू स्टेज ऑफ अ कंपनी। जहाँ पे वो कंपनी अभी भी एक वैल्यू स्टॉक है, उसके फंडामेंटल्स पूरी तरह डिस्काउंटेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। मतलब जो क्लासिकल वैल्यू टूल्स हैं, जैसे कि प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सब चीज़ों पे कंपनी सस्ती लगेगी। और जब रिकॉग्नाइज हो जाएगी, तब यही रेशियोज़ फिर बढ़ने लगते हैं, एंड देन इट एंटर्स द ग्रोथ स्टेज व्हिच इज़ वेव 3। वेव 3 में सब लोग देख लेते हैं कि हाँ, ये कंपनी ग्रो हो रही है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एंड सो इट एक्सेलरेट्स। तो मैक्सिमम रिकॉग्निशन और मैक्सिमम रिटर्न्स हमें वेव 3 में मिलते हैं। उसके बाद एक करेक्शन आता है 3 के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया स्टॉक में, एक फोर्थ वेव करेक्शन आता है। ओके, व्हाट वी कॉल एज़ एन अनएक्सपेक्टेड करेक्शन, बट इट इज़ मेनली बिकॉज़ ओवर ओनरशिप, सबने खरीद लिया, बहुत ग्रोथ हो गया, देन फोर्थ वेव आता है। फिफ्थ वेव क्या होता है? फिफ्थ वेव होता है एक ऐसी स्टेज जिसमें ये कंपनी अब बहुत बड़ी हो गई है, और बड़ी होने के बाद अब इट इज़ ग्रोइंग एट द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो इट इज़ नॉट अ हाई ग्रोथ स्टॉक एनीमोर, बट हम ये मानने लगते हैं कि ये कंपनी कुछ भी हो जाए, ये तो रहेगी, ये ग्रो करेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली है। ओके, एंड व्हेन वी allocate that stage to this company, it becomes a defensive stock. So we start treating it as a defensive stock कि हाँ, कुछ नहीं लेना है तो ये तो ले ही लो, और वो स्टेज होता है फिफ्थ वेव।
इसमें कभी-कभी उसके अर्निंग्स ग्रोथ रेट डिक्लाइन होंगे, उसके जो अर्निंग्स रेशियोज़ हैं जैसे कि आरओसीई, ओके, रिटर्न रेशियोज़ हैं, वो भी धीरे-धीरे कंप्रेस होते जाएँगे, मार्जिन्स कंप्रेस होते जाएँगे एंड ऑल ऑफ दिस इज़ अ साइन ऑफ फिफ्थ वेव। अब फिफ्थ वेव का ये मतलब नहीं कि भाव घटेगा, क्योंकि कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर दिया सबके सामने कि मैं छोटी नहीं होने वाली वापस, मैं बड़ी हो गई। तो यू आर अ बिग स्टॉक, यू आर ग्रोइंग स्लोली, मार्केट इज़ स्टिल बाइंग यू क्योंकि मार्केट इज़ गुड, बट योर फंडामेंटल्स आर डिटीरियोरेटिंग। ये है फिफ्थ वेव। अब इन फैक्टर्स को हम जब ओवरले करते हैं वेव्स के साथ तो हम लोग समझ पाते हैं कि ये स्टॉक कहाँ पे है और कहाँ ये जाने वाला है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा कॉन्टेक्सचुअलाइज़ करूँगा। इसके मैंने आगे भी एक और कॉम्प्लिकेटेड जैसे चार्ट बनाया है, ये चीज़ को बताते हुए। बट लेट अस पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक देयर आर कपल ऑफ एग्जांपल्स, ये तो एक है, बट इसके पहले मैं एक और एग्जांपल दूँगा आपको और ये क्योंकि सब लोग रिलेट कर पाएँगे आज हो रहा है। और कौन-सा सेक्टर है जिसमें हो रहा है? आईटी सेक्टर। ओके। सो लेट अस जस्ट लुक एट द आईटी सेक्टर। अर्ली स्टेजेस इन्फोसिस 1994 में लिस्ट होता है। फर्स्ट 2 साल में स्टॉक ऊपर आता है और उसके बाद देयर इज़ अ पुल बैक। वी कॉल दैट वेव 2। ओके, 95-96 में वेव 2 पुल बैक आता है और फिर वहाँ से नॉन स्टॉप 2000 तक वो स्टॉक जो है 100 टाइम्स के ऊपर ऊपर चला जाता है। दिस इज़ द थर्ड वेव। Earnings are growing at 100%, 150%. P/E ratio goes to 150, 200 times. क्योंकि ग्रोथ इतनी है, तो P/E ratio भी उसको रिफ्लेक्ट करने लगता है। थर्ड वेव ends in with the Y2K bubble. Now what happens after Y2K? The growth rate, not just of Infosys, but entire IT sector जो है, came down from what was 100% to 50%, then 35, 20, 10, 15. Margins are compressing. They are depending more and more on currency rate only to grow the earnings. ये सब जब हम लोग देख रहे हैं, हमें पता है कि अंडर द सरफेस जो है, उसके फंडामेंटल्स डिटीरियोरेट हो रहे हैं। बट भाव तो बढ़ रहा है। तो अगर इसी चार्ट को हम लोग एज़ अ रेशियो चार्ट प्रेज़ेंट करें, ओके, इन्फोसिस डिवाइड बाय निफ्टी, आप देखेंगे कि उसने 2000 का हाई आज भी नहीं निकाला है। इट हैज़ अंडर परफॉर्म्ड। बट लोग अब भी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इट हैज़ बिकम अ डिफेंस। कि कुछ नहीं है, आईटी सेक्टर में कुछ तो ग्रोथ आएगा, तो जब कुछ नहीं मिलता है हम आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ले लेते हैं। दिस वाज़ द फिफ्थ वेव। मैंने 2008-9 के बाद ही एंटिसिपेट किया कि फिफ्थ वेव टेक सेक्टर का खत्म हो गया। नहीं हुआ, 10-15 साल और चल गया। सो दिस इज़ वेयर वी गो रॉन्ग बिकॉज़ एज़ अ डिफेंसिव सेक्टर इट कंटिन्यूड टू ग्रो। इवन दो इट इज़ अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट, इट कंटिन्यूड टू ग्रो। बट आज क्या हाल है आईटी सेक्टर का? कोई नहीं छूना चाहता है। एआई के आने से। सो दिस इज़ द एंड। बेसिकली जो आप पूछ रहे थे कि फिफ्थ वेव कहाँ पे खत्म होता है, इट इज़ व्हेन यू हैव गॉन थ्रू दिस बिज़नेस साइकिल, बिकम बिग एंड नाउ यू आर डीग्रोइंग एंड देन यू गो थ्रू अ डाउन फेज़। अब ये डाउन फेज़ तब तक चलेगा जब तक ये कंपनियाँ अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करेंगी। ओके, अब तब जाके उसमें नया फेज़ आएगा। फिर से एक नया 5 फेज़ बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, वी डोंट नो। तो वो हमें अब जाके एंटिसिपेट करना पड़ेगा। सो दीज़ विल गो बैक टू बिकमिंग वैल्यू स्टॉक्स। अभी ये क्या थे? एक्सपेंसिव थे। अर्निंग्स मेरा 5-6% ग्रो रहा है, मैं लार्ज कैप आईटी की बात कर रहा हूँ। 5-6% अर्निंग्स ग्रोथ चल रहा है, पीई रेशियो 25। मैं क्यों दे रहा हूँ 4 का पीईजी? क्योंकि डिफेंसिव नेचर में उसको एफएमसीजी स्टॉक की तरह वैल्यूएशन दे रहा हूँ। बट अब वो चीज़ हट जाएगी। अब धीरे-धीरे ये स्टॉक्स वैल्यू वैल्यू फेस में वापस आ जाएँगे। तो फिर जब वैल्यूएशन सस्ती होंगी तब हम ट्राई टू एंटिसिपेट करेंगे कि हाँ, अब इसमें कुछ बदल सकता है क्या? तो जाके उसका वेव 1 बनेगा, वेव 2 बनेगा एंड दैट इज़ हाउ द होल साइकिल रिपीट्स। तो इसमें आप एग्जांपल दिखा रहे थे, तो उसपे तो कैसे अभी ये दिखता है? कुछ और एग्ज़ाम्पल है, मैंने आईटी का इसलिए लिया क्योंकि सबके मन में है और दिल पे है। अब ये मैंने बीएचईएल का जो हमने डिस्कशन किया, अब नाउ दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग द स्ट्राइक वैल्यूएशन चार्ट्स, ओके, इन स्ट्राइक मनी जहाँ पे वी हैव इंक्लूडेड द एंटायर हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। रीज़न टू डू दैट इज़ सो दैट आई कैन प्लॉट ये जो पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया, उसी चीज़ को मैं वैल्यूएशन मॉडल के साथ प्लॉट करके देख पाऊँ कि कहाँ पे वैल्यूएशंस और प्राइसेज़ में डाइवर्जेंसेस आ रहे हैं। तो जब भेल का भाव ऊपर गया 2011 तक, आप देखिए कि 2011 में इट वेंट बैक टू द हाइज़ ऑफ 2008, बट उन हाइज़ पे इसका प्राइस टू बुक वापस उधर तक गया नहीं। अब इसका कारण क्या हुआ होगा? इसका कारण ये है कि अर्निंग्स तो ग्रो हो रही थी बट भाव और उतना ऊपर नहीं गया है। सो अर्निंग्स ग्रोथ ब्रॉट द वैल्यूएशंस डाउन। प्राइसेज़ अभी उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे अर्निंग्स के साथ-साथ जितना पहले बढ़ रहे थे।
तो मार्केट पहले से ही एंटिसिपेट करने लगा कि कहीं न कहीं ये ग्रोथ जो है, ये घटने वाला है। दैट्स व्हाई देयर वाज़ अ डाइवर्जेंस। सो मार्केट वाज़ नॉट विलिंग टू पे अ हायर वैल्यूएशन फॉर द कंपनी डिस्पाइट ग्रोथ इन 2011 और ये वहाँ से ये टर्न अराउंड हो गया। तो यहाँ मैंने वैल्यूएशन को भी एज़ अ इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर इसका इस्तेमाल किया एंड वी कॉल वैल्यूएशन चार्ट्स आई कॉल देम सेंटिमेंट इंडिकेटर्स ओनली। क्योंकि आखिर में और ये मुझे किसी एक एक दोस्त था फंड मैनेजर शेर खान में उसने जॉइन किया था और एक प्रेजेंटेशन में वो पी रेशो दिखा रहा था उसने बोला पी रेशो होता क्या है? उसने बोला पी रेशो होता है परसेप्शन ऑफ अर्निंग्स। मैंने वो चीज़ पकड़ ली, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ कि पी रेशियो इज़ परसेप्शन ऑफ अर्निंग्स। इट इज़ अ सेंटिमेंट इंडिकेटर। लोग ग्रोथ के बारे में क्या सोच रहे हैं, अर्निंग्स के बारे में क्या पर्सीव कर रहे हैं, वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। तो एज़ एन इंडिकेटर हमें पता चलता है कि हाई है कि लो। अब घट-घट के वापस ये वैल्यूएशंस नीचे आ गई। इट रीच्ड अ वैल्यू ज़ोन। यहाँ पे ₹20 हो गया था स्टॉक कोविड के टाइम, ओके। एंड इट वाज़ एट दिस दीज़ ये जो ग्रीन रेड लाइन्स हैं, दे बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन्स। सो दिस इज़ व -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज़ -2 स्टैंडर्ड एंड +1 +2 एंड मीन मीडियन है बीच में। तो इससे हमें कुछ आइडिया मिलता है कि हाँ, हिस्टोरिकल बेसिस पे वैल्यूएशन कितनी घट चुकी है। तो यहाँ पे दे आर एट -1 स्टैंडर्ड डेविएशन जहाँ पे बॉटम बना एंड नाउ डिस्पाइट ये इतना बड़ा मूव आ गया है बाजार में, द वैल्यूएशन ऑन प्राइस टू बुक इज़ स्टिल हियर। सो इट्स नॉट येट कंपैरेबल टू द पास्ट। सो देयरफॉर वी माइट स्टिल नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड कि ये भाव चल रहा है, इसमें ग्रोथ का रीज़न अभी भी हमारे सामने आया नहीं है। सो इफ यू एक्चुअली लुक एट नंबर्स स्टैंड अलोन विदाउट नोइंग कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, भा इसके नंबर्स वो के वही हैं। पिछले 3 सालों में रेवेन्यू इज़ सेम, तो व्हाई इज़ द स्टॉक गोइंग अप? तो या तो स्टॉक गलत है या फिर कुछ हो रहा है जो हमें नहीं पता। और कुछ अगर वो चीज़ हो गई तो फिर वैल्यूएशंस विल एक्सपेंड ऑन एक्चुअल रिकॉग्निशन कि हाँ, ये कारण है कि इसमें ये ग्रोथ आ रहा है। सो सो दैट रिक्वायर्स अ लिटिल फंडामेंटल रिसर्च कि हाँ, बेल में ऐसा क्या हो सकता है जिसमें कि अगले 3 साल में ग्रोथ आएगी एंड दीज़ वैल्यूएशंस विल गेट जस्टिफाइड एंड देन दिस वैल्यूएशन विल गो टू द नेक्स्ट रेंज। हम्म। तो ये इमेजिनेशन हमें यहाँ पे चाहिए। तो अभी ये थर्ड वेव पे चल रहा है क्या? करेक्ट। अब ये थर्ड एबीसी करके खत्म नहीं होगा। सी दिस इज़ द क्वेश्चन ना, हम्म। विल इट एंड इन एबीसी और विल इट कंप्लीट 5? या और वो चीज़ हम अपने फंडामेंटल रिसर्च से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अभी इस पे क्या व्यू है आपका फिर? नहीं, अभी तो यही है कि थर्ड इज़ गोइंग ऑन। हम्म। अब प्योरली मैं टेक्निकल्स पे देखूँ, मोमेंटम है, अगर भाव चल रहा है, तो मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि थर्ड है। बट विल इट 3 एंड इन 3 ओनली और 5 बनेगा ही नहीं, ये चीज़ पता नहीं क्योंकि फंडामेंटल डेटा अभी भी क्लियरली हमें नहीं पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रोथ ड्राइवर। तो वो शायद मैंने नहीं रिसर्च किया। तो वो 3 जो है उधर खत्म नहीं हो सकता, वो जो ऊपर गया एंड देन नीचे 4 आया एंड देन 5th चल रहा है ये वाला? नहीं, हो सकता है। सी ये मैंने बहुत ही ब्रॉडली मार्क किया है लोगों के समझ के लिए। हम्म। जब हम लोग इसको माइक्रो काउंट करते हैं। माइक्रो काउंट मतलब डेली चार्ट के एक-एक दिन के काउंट्स अप्लाई होते हैं, फिर वीकली पे होते हैं, फिर डेली वीकली का मैचिंग होता है कि वीकली पे जो है वो डेली पे भी है कि नहीं, सही है कि नहीं, फिर मंथली। तो उस लेवल पे जब हम लोग जाते हैं देन आई एम एबल टू डू लॉट मोर सबडिविजन्स इसके कि ओके, एक्चुअली क्या है। ये सिर्फ़ मैंने जनरलाइज़ किया है समझने के लिए कि किस तरह ये चलता है। समझ गया। ओके, दिस इज़ एग्ज़ाम्पल जो कि हॉट स्टॉक रहा है अपने करंट टाइम का। अब इसके अलग तरीके के वैल्यूएशन साइकिल्स हैं। आरएमआई क्या है? आरएमआई इज़ मेरा खुद का इंडिकेटर है, अच्छा। रोहित मोमेंटम इंडिकेटर है। अच्छा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एमएसीडी हमने इसको बनाया बिकॉज़ व्हाट हैपेंस विद एमएसीडी जो कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, एमएसीडी क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता है? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। हम्म। ओके, तो ये 2 मूविंग एवरेजेस के डिफरेंस को लेके प्लॉट किया जाता है। बहुत अच्छा इंडिकेटर है और दुनिया में बहुत लोग यूज़ करते हैं। सिर्फ़ एक इश्यू है उसमें कि उसके जो सिग्नल्स हैं थोड़े देर से आते हैं और उसको स्पीड अप करने के लिए मुझे थोड़ा डेटा पॉइंट्स चेंज करने पड़े एंड फ़ॉर्मूला भी चेंज किया। तो आई एम नॉट यूज़िंग एमएसीडी, आई एम नॉट यूज़िंग मूविंग एवरेजेस। इसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज मतलब जो परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस है, इसलिए मोमेंटम कह रहे हैं। जो स्पीड है भाव का, उसके बेसिस पे मार्केट के साइकिल्स को स्टडी करके अलग से मैंने बनाया, उसको स्मूथ करके क्योंकि रॉ डेटा लेंगे तो थोड़ा एररेटिक हो जाता है। तो उसको स्मूथ इतना कर दें और उसके पीरियड्स ऐसे लें कि वो मुझे जल्द से जल्द सिग्नल्स दे दे। सो दैट वाज़ द बेसिस और फिर उसको हम लोग हर चीज़ पे इस्तेमाल कर सकें। सो दैट्स द मोमेंटम। अब मैंने तीनों क्यों इस पे डाले? क्योंकि अब हम लोग जब लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर रहे हैं,
वी वांट अ मोमेंटम इंडिकेटर एंड वैल्यूएशन टू गिव अ बाय एंड सेल सिग्नल। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि वैल्यूएशन कम हो गया बट भाव अभी भी चल रहा है, तो मुझे सेल सिग्नल कहाँ पे आएगा? तो सेल सिग्नल मोमेंटम से भी ले सकते हैं। सो व्हेन वैल्यूएशंस आर हाई, इट डजंट मीन यू सेल। 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर चला गया, लोग बोलेंगे भाव बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, क्या हम लोग बेच दें? तो हम लोग कहेंगे नहीं, अभी आप या तो मूविंग एवरेज या फिर मोमेंटम इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से खड़ा रखिए और जब वो दोनों आपको सेल सिग्नल साथ में देंगे, तभी आप एग्ज़िट लीजिएगा। सो बाय डूइंग दैट, you can continue to ride the upward trend even when valuations are high. So it's a combined use of all three data points. But what I want to also show here is the valuation cycle. अब डिक्सन जब भाव यहाँ था, इसका वैल्यूएशन बढ़ा और यहाँ पे जब करेक्शन आया विच विजुअली नाउ आप देख पाओगे कि इट लुक्स लाइक एन एबीसी। ओके, तो ये यहाँ पे गिरा ए बी सी करके 3 वेव्स में नीचे आया। यहाँ पे वैल्यूएशंस वेंट बैक टू -1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ओवर 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो सस्ता हो गया स्टॉक। अब वहाँ से फिर से एक ग्रोथ साइकिल आया। अच्छा, इस ग्रोथ साइकिल के टॉप पे भी हम लोग वैल्यूएशन डाइवर्जेंसेस देख रहे हैं, जिस तरह का हमने बीएचईएल में देखा कि यहाँ पे भाव ऊपर जा रहा है, बट वैल्यूएशन ऊपर नहीं जा रहा है और इवेंचुअली वहाँ से भाव नीचे आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है, वापस यहाँ से भाव भी नीचे आया है और वैल्यूएशन भी यहाँ पे वापस इट्स बैक टू -1 स्टैंडर्ड डेविएशन सेम एज़ हियर। मतलब ये वैल्यूएशन और ये वैल्यूएशन सेम है, जबकि भाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर है। बट ये हमें अब वैल्यूएशन कम्फर्ट देने लगा कि हाँ, अगर इस वैल्यूएशन से पहले भी भाव ऊपर आ सकता था, तो आज भी क्यों नहीं आ सकता? एक्सेप्ट अनलेस यू से कि नहीं कंपनी में ग्रोथ ही खत्म हो गई है। सो एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ ग्रोथ, द वैल्यूएशंस आर नाउ बिकम रीज़नेबल। वाओ! व्हाट एन इंसाइटफुल मास्टर क्लास ऑन इलियट वेव्स। इसमें अगर किसी को इलियट वेव्स के बारे में सीखना है, तो व्हाट आर सम 3 फ्री रिसोर्सेज यू थिंक दे कैन स्टडी, बुक्स या यूट्यूब चैनल्स जहाँ पर से उनको इलियट वेव एनालिसिस समझ में आ जाए? सो बेसिक्स पे तो कई लोगों ने बनाए हैं, मैंने भी बनाए हैं वीडियोज़ एलियट वेव एनालिसिस पे जो ये रूल्स हैं एंड गाइडलाइंस हैं। बट फॉर अ मोर डिटेल्ड स्टडी मैं लोगों को एलियट वेव प्रिंसिपल जो किताब है उसी के पास भेजता हूँ। इस किताब का फ्री वर्ज़न भी कई लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। इनफैक्ट उनको elliottwave.com जो जो इसका ऑथर है उनका वो वेबसाइट है, वो अपने उनका कुछ तो फ्री मेंबरशिप है जिसके अंदर वो इस चीज़ को फ्री में देते हैं, अपनी किताब। धीरे-धीरे उन्होंने पहले फर्स्ट चैप्टर फ्री में दिया, अब तो पूरी किताब ही दे देते, कहते हैं आप पढ़ लो, ऑनलाइन में तो फ्री पढ़ लो। बाकी आपको फिज़िकल बुक चाहिए तो आप ले सकते हो। सो किताब तो मिल जाएगी। अ, बट येस दैट इज़ सो फ्री में तो यही रिसोर्स हुआ कि जैसे बनाए मैंने भी बेसिक्स पे एक आध वीडियो बनाया है, जो कि काफ़ी कुछ हमने आज कवर कर लिया है। बट इट डज़ गो अ लिटिल मोर माइक्रो क्योंकि जब फाइनली आप वेव काउंट्स करते हैं, दे आर नॉट मैं ये चीज़ बता दूँ लोगों को सब्जेक्टिव नहीं है। इट इज़ नॉट कि मैं कहीं पे भी 1-2 मार्क कर दूँ। ओके मैंने जैसे आपको बताया कि माइक्रो लेवल पे 1-2 विद द रूल्स। ओके डेली चार्ट पे 1-2 विद द रूल्स मुझे मार्क करना पड़ता है जैसे निफ्टी के डेली चार्ट पे हमने पहले किया। फिर वही चीज़ हम वीकली पे भी करते हैं, मंथली पे भी करते हैं, कंपेयर करते हैं, रूल आउट करते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है। एंड अगर रूल्स वायलेट होते हैं तो फिर वो कैंसल आउट करके नया वाला अकाउंट चेंज करना। तो ये पूरा प्रोसेस है जो लोगों को सीखना पड़ेगा। सो वी टीच इट बट पीपल हैव टू बी विलिंग टू देन गो थ्रू दैट ग्राइंड क्योंकि इतना फिर आपको समय लगाना है। एक-एक चार्ट पे हर दिन बैठ के चेंजेस करना, करेक्ट करना और सीखना। If someone wants to reach out to you for learning about this, how they can do it? So they just come to indiacharts.com or strike.money either site and find us. All the details are there. अगर कोई ट्विटर हैंडल्स है जो लोगों को फॉलो करने चाहिए व्हेन इट कम्स टू इलियट वेव एनालिसिस इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे कौन से 3 या 4 ट्विटर हैंडल्स हो गए? So the one that I do follow, I follow Henrik Zeberg. He's a he writes out of Europe, I think. He manages a fund. तो उनके इंटरेस्टिंग पोस्ट्स हैं। कपल ऑफ अदर हैंडल्स इमीडिएटली मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं जो वेव एनालिसिस पे लिखते हैं। elliottwave.com दे देमसेल्व्स हैव आई थिंक @elliottwave इंटरनेशनल करके उनका हैंडल है। सो दे हैव बीन पोस्टिंग स्पेशली दी सेंटिमेंट चार्ट्स कई बार बीच-बीच में अपने कई चीज़ों पे पोस्ट करते हैं। सो दैट्स अनदर वन दैट पीपल कैन फॉलो। So let's do one interesting thing. So let's do a quick rapid fire where let's say basis your Elliott wave analysis, what do you think would be the prediction or number of all these
asset classes that I'll be asking. श्योर। So you are a Elliott wave analysis expert. So stock market में आप काफी साल से invest कर रहे हो. So what's your prediction basis Elliott wave analysis on these asset classes? So one is gold by 2026 end. Where do you see this? I think it will be between 3600 and 4400 only. Silver, Silver somewhere between 60 and $80. Nifty, Nifty will probably be at an all-time high. I don't know the number is 27,000, 28,000 क्योंकि टाइम बेस्ड टारगेट है कि 2026 में क्या होगा. मैंने 1.5 साल का टारगेट आउटसाइड 35,000 तक 35,000 तक का दिया है. बट हाउ द स्टेजेस विल अकर इन ईच ईयर इज समथिंग वील सी. बट डेफिनेटली ऑल टाइम हाई तो इस साल हो जाना चाहिए. crude oil, क्रूड ऑयल अराउंड $70-80 फॉर दिस ईयर. बट 2 साल में शायद वापस ऊपर जाएगा. and rupee, dollar. रुपी डॉलर आई थिंक दिस इज द लास्ट स्पाइक. ये आखिरी इसका वीकनेस का राउंड है. 97 98 जाके मुझे लग रहा है वापस 80 के आसपास आके सेटल होना चाहिए. 2026 end तक. यस. Oh, wow, amazing. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Last question, which is a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Rohit Srivastav, what is one question you'd like to ask him towards the end? वाह. uh, well, it's like how should traders and investors approach approach markets to make money. I think that is the question that should still be on people's mind. How do you approach? So how do you approach? And my answer is by learning. By learning the sciences. Do not go blind. बिल्कुल अंधाधुन बाजार में मत उतरिए. सीखिए इनके बारे में और किताबें ज़रूर पढ़िए क्योंकि कई लोग जो हैं और मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ. मैं खुद यूट्यूब के वीडियोस बनाता हूँ कभी-कभी कि यूट्यूब से सिर्फ सीखते हैं तो पूरा ज्ञान कभी-कभी एक जगह पे नहीं मिलता है. मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग ज्ञान नहीं दे रहे हैं. बट किताब एक ऐसी चीज़ होती है जो किस ऑथर ने लिखा है उसने काफ़ी कुछ सोच के हर टॉपिक के बारे में हर उसकी इंटीग्रिटीज और जो इंटीग्रेट डिटेल्स हैं उनके बारे में लिखता है. तो इसलिए मैं सबको पुश करता हूँ कि इवन इफ दे आर लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस वो मार्टिन प्रिंग की किताबें हैं, जॉन मर्फी की किताब हैं, इनको पढ़ें. आई हैव लिस्टेड आउट अ एंटायर resource list and put it under the educate yourself section of the indiacharts.com site. So I've put it there. This resource list includes सबसे पहले किताबें जो मैंने बताई. इसके बाद कुछ पॉडकास्ट क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैक्रो के साथ भी जोड़ें तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैक्रो कहाँ से सीखें. ओके. और इस पे कोई किताब नहीं है कि डॉलर क्रूड गोल्ड ये सब कैसे कोरिलेट होते हैं और इसके इंटरेस्ट रेट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स कैसे चल रहे हैं. तो इसके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हैं. वन ऑफ देम इज मैक्रो वॉइसेस. तो मैं नाम भी दे देता हूँ. एंड दिस वन इज डन they actually interview a lot of hedge funds. So almost every week they have fund managers or hedge funds who are managing positions in oil, gold, silver and various commodities. शुरू में लोगों को शायद ऐसा लगे कि सिर के ऊपर जा रहा है. बट अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो हर हफ्ते सुनोगे तो धीरे 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 आपको इन चीज़ों के बारे में आपका समझ जो है बढ़ेगा. So you're actually listening to people who are stalwarts in the industry globally. So these are places to go. बिहेवियरल फाइनेंस इज द लास्ट एंड फाइनल सब्जेक्ट जो कई बार लोग नहीं समझते या छोड़ देते हैं क्योंकि साइंस तो मैंने सीख लिया सिखा दिया. ओके. मैं कहता हूँ लोगों को आपने अगर सब कुछ सीख लिया जो मुझे आता है तो भी आपका नुकसान होगा क्योंकि आखिर में आपका मन नहीं मान रहा. एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल कम अप विथ कि मन नहीं मान रहा, डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, एग्जीक्यूशन में डिफिकल्टीज आ रही है. एंड लॉट ऑफ देम हैव टू डू विथ हाउ आवर ब्रेन इज सेट एंड हाउ वी थिंक अबाउट विनिंग, लूजिंग, गोइंग रॉन्ग. तो ये पूरी चीज़ों को ओवरकम करने में कई सालों लग जाते हैं. और अगर आप बाजार के साथ लड़के उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं तो आप ट्यूशन फी जो है सेकेंड टाइम भर देते हैं. तो एक बार तो आप भरते हैं सीखने के लिए, किताबों में भरी, किसी मेंटर को दे दी. उसके बाद आप आते हो बाजार में सोचते हैं मुझे अब सब कुछ आता है. फिर आप बाजार को पैसे देते हो क्योंकि आपका मन अभी स्थिर नहीं हुआ, आपने मन वाली बातें नहीं सीखी. तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल स्पेंड टाइम इन द मार्केट लर्निंग
अबाउट देमसेल्व्स, लर्निंग अ लिटिल अबाउट बिहेवियरल फाइनेंस। इसके भी बहुत सारे वीडियोस भी हैं ऑनलाइन। इंडिया में Parag Parekh Financial Services everybody knows, but people might not know that 20 years ago Parag Parekh was the first person who came back बाहर से अब्रॉड। उन्होंने इस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग लेके, लर्निंग लेके, उन्होंने बीएससी पे बहुत सारे लंबे लेक्चर्स दिए थे और उनके पूरे वीडियोस उन्होंने यूट्यूब पे डाले हैं। तो somebody really wants to go deep, listen to those full lectures of Parag Parekh on YouTube on behavioral finance। तो ये फाइनल सब्जेक्ट रहेगा लोगों के लिए कि सब कुछ सीख लिया फिर भी नुकसान हो रहा है, तो आपने अगर मन पे काबू नहीं किया, और जो कई सारे इश्यूज हैं जो बिहेवियरल फाइनेंस में आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको एक बार आप समझ ले कि आपके क्या प्रॉब्लम है। आपके सब नहीं होंगे, बट उसमें 1 या 2 सबके निकलते हैं, मेरे भी हैं, और वो आप अगर कवर कर लेते हो तो आपके नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। What is one quote that always keeps you motivated? One quote, I haven't thought of a quote, but I can say who's one person who Yeah. motivated, and this is it will be a surprising name. It's actually George Soros, and जबकि उनका नाम काफ़ी गलत कारणों से उछाला जा रहा है आजकल, बट when we was growing up and we were watching कि who are the best traders, एंड जिनको नहीं पता है, अर्ली 1990s में उन्होंने एक बहुत बड़ा सौदा किया था अगेंस्ट द बैंक ऑफ इंग्लैंड, and that was his biggest money making trade. He made some $2 billion or $3 billion by doing that, and he used options and a complex strategy to do that, and he held that position against them and eventually got proven right. तो वो चीज़ जब मैंने सुनी तो I said that this is something we want to do. Why you should be a trader and investor तो सब बनते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर जो हैं at some point of time ट्रेडर थे, and so there is that initial thing that you build capital with trading and then you start investing, and that's what I saw in in what he did, and I was always keen to learn कि options trading और इस चीज़ को सीखा जाए, किया जाए, और उस चीज़ को फिर बाद में मैंने किया भी, सीखा भी। So that was, I think, one early inspiration on the trading side that kept me in this direction. Wow, amazing. Thank you so much once again, sir, for doing this. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था ये, एंड बहुत मुझे भी सीखने मिला आज कि इलियट वेव के बारे में कैसे इसको स्टडी करते हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो ऑल द पीपल दैट यू हैव मेंशन्ड एंड वॉच लेक्चर्स ऑफ Parag Parekh sir as well. And thank you so much for guiding the entire audience. We are extremely grateful to you, and all the best for your future endeavors. Thank you so much for having me and letting me share. Thank you so much. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.